स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। उतार चढ़ाव वाला सेशन बना हुआ है भारतीय बाजारों के लिए। निफ्टी एकदम सपाट, बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करते हुआ 200 पॉइंट ऊपर गया, अब 200 पॉइंट नीचे है, वहां से थोड़ा रिकवर भी करते हुए दिख रहा है। तो पूरे दिन हमने देखा एक रेंज में ही बाजार अटके हुए हैं, पर उस रेंज में बाजार ने भारी उतार चढ़ाव चलाया है। तो इस रेंज वाली बाजार में आपको क्या करना है, किस तरह से करें तैयारी, वीकेंड आ रहा है, कैसे करें अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड, इस पर करेंगे चर्चा आने वाले 1.5 घंटे में। आइए सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें देख लेते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव पर निफ्टी 17,550 के पास एकदम सपाट। बैंक निफ्टी भी 125 अंक नीचे 38,900 के आसपास इस समय फिलहाल ट्रेड करते हुए आपको दिख रहा है। रियल एस्टेट, बैंक्स, एनबीएफसीज और ऑटो, यहां से आ रहा है प्रेशर इस समय बाजार का। पर उसके सामने मेटल्स को देखिए और ऑयल एंड गैस को देखिए तो कमोडिटी शेयर से अच्छा सहारा है और थोड़ा डिफेंसिव रुझान बढ़ाने के लिए एफएमसीजी शेयर्स भी इस समय मूव करते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच जब कल शाम हमने ग्लोबल मार्केट्स में भारी गिरावट देखी थी अमेरिकी बाजारों में, पर आज यहां पर सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। तो 200 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स भी बाउंस बैक के मूड में है, पर हमारे बाजार हैं सुस्त। देखते हैं किस तरह के एक्शन आने वाले 1.5 घंटे में आपको बनते हुए दिख सकता है। आइए सबसे पहले तो आपको बता दें कि कौन से स्टॉक्स पर रखनी है नजर, क्योंकि खबरों के दम पर काफी स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। कई सारे नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या कह रहे हैं ये नतीजे, ये समझते हैं और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स बाजार के, ये भी जानना है जरूरी। कुशल, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स रखनी है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ट्रिगर्स में नंबर्स अभी भी काफी सारे आने बाकी हैं, जिसमें निफ्टी से श्री सीमेंट और टाटा स्टील अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से एस्ट्रल लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक, जीएनएफसी, इंटरग्लोब एविएशन, आरईसी और सीमेंस के नंबर्स पर भी अभी आपको नजर है। टीयूएस ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन स्कीम आज से लागू होती हुई दिखेगी। एशियन ग्रेनिटो इंडिया यहां पर फोकस रखिए, क्योंकि बोर्ड की बैठक में फंड जुटाने पर आज विचार किया जाएगा तो डेफिनेटली यहां पर नजर रहेगी। और ग्लोबली आज जनवरी महीने के यूएस के जॉब्स के डेटा भी आते हुए नजर आएंगे, तो वहां पर क्या एक्शन आता है वो देखना होगा हमें। कल के सत्र में एसबीआई निफ्टी से और एफएनओ में आरती इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा और जेके सीमेंट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। इनफैक्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां पर नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। सोमवार को यहां पर नतीजों के लिहाज से एफएनओ स्पेस से नाल्को और टीवीएस मोटर्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही आरबीआई की 3 दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी शुरू होती हुई दिखेगी, जिसके जो फाइनल डिसीजन है वो 9 तारीख को आता हुआ दिखेगा। साथ साथ नाल्को पर नजर रखिए, यहां पर कंपनी की नतीजों पर तो बोर्ड बैठक हो गई ही, साथ ही दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। डीडीएमए का बैठक में यह फैसला भी आता हुआ दिखा है कि 9 से 12 तक के जो स्कूल्स हैं वो सोमवार से खुलते हुए नजर आएंगे। और उड़ीसा ने भी ये ऐलान कर दिया था कि यहां पर क्लास 8 से लेकर 12वीं तक यहां पर 7 फरवरी से स्कूल दोबारा से रीओपन होते हुए दिखेंगे। आईबी रियल एस्टेट की 7 फरवरी को ही ईजीएम भी बुलाई है। और एक्स डेट में कोफोर्ज, कंट्रोल प्रिंट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, केई इंडस्ट्रीज और रूट मोबाइल जो इन्होंने अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था वो एक्स डेट होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर्स और कुछ ट्रिगर्स, माफ कीजिएगा, जहां पर आपको एक्शन बन रहा है। रूट मोबाइल तो ऑफकोर्स आज खबरों के दम पे भी थोड़ा सुबह एक्शन में दिखा था, अब सुस्त हो गया है, पर नतीजे भरपूर आ चुके हैं और कुछ खबरें भी हैं। वरुण बताएं इनके बारे में। ओके दीप, सबसे पहले आदित्य बिरला फैशन नतीजे काफी अच्छे हैं, हालांकि स्टॉक उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखिए मुनाफा 197 करोड़ पे आया है। 112 करोड़ के आसपास का अनुमान था। कंपनी के मार्जिन जो है 17.6% से बढ़ के 19.5% के आसपास आए हैं। इसके अलावा एक कंपनी ने अपडेट भी दिया है कि D2C कारोबार के लिए कंपनी एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करने वाली है, तो इसके चलते भी आपको यहाँ फोकस रखना चाहिए। अल्केम लैब्स, मुनाफा बढ़ा है लेकिन मार्जिन गिरे हैं। मुनाफा 464 करोड़ से बढ़कर 533 करोड़ पे आया है, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है 23% से घटकर 19% पे आए हैं। 30 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंक्स की तरह इसके भी मुनाफा बढ़ा है 540 करोड़ से बढ़ के 1030 करोड़, यानी कि दुगना हो चुका है मुनाफा। और नेट इनपेयर जो है 2.8% से घटकर 2.7% पे आए हैं। फर्स्ट सोर्स, कंपनी की आय जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, 1428 करोड़ से बढ़कर 1464 करोड़, लेकिन कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो भी बिना बदलाव के 135 करोड़ के आसपास आए हैं। मार्जिन भी 12.5% से घटकर 12.1%, लेकिन 3.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। देवयानी इंटरनेशनल, मुनाफा 43.7 करोड़ से बढ़कर 63 करोड़ के आसपास आया है, हालांकि मार्जिन जो है उस पर थोड़ा दबाव देखने मिला है, 24% से घटकर 23.7%। वेंकीस, यहाँ पे कंपनी के नतीजे काफ़ी दबाव में दिखाई दिए। मुनाफा 160 करोड़ से घटकर सीधे 22 करोड़ के आसपास आया है, उसका इम्पैक्ट भी देखने मिला, स्टॉक में दबाव आज है। एंथनी वेस्ट, मुनाफा 13.5 करोड़ से घटकर 13 करोड़ के आसपास आया है और मार्जिन पे भी दबाव है, 26% से घटकर 19.9% के आसपास। इसके अलावा कुछ खबरें
रॉयटर्स के हवाले से खबर आई और ओएनजीसी चेयरमैन का ये बयान है कि ऑयल एंड गैस उत्पादन पे ये कंपनी फोकस करने वाली है। उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्लोबल और घरेलू कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। गैस कारोबार के लिए नई सब्सिडरी का गठन भी ये कंपनी करेगी, इस तरह के बयान निकल के आए हैं। वोडाफोन के लिए खबर आई, हालांकि ये वोडाफोन पीएलसी के लिए खबर है कि सरकार वोडाफोन पीएलसी को 8 से 10 दिनों में 7,900 करोड़ के आसपास का जो टैक्स रिफंड है वो देने वाली है। आयनॉक्स लीजर वेल्लोर में 3 स्क्रीन्स जो है मल्टीप्लेक्स वो ये कंपनी खोलेगी, इनफैक्ट खोल लिए हैं। एनटीपीसी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने पर एक कंपनी विचार कर रही है, ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। मैप माई इंडिया जी ट्रॉपी में 76% के आसपास की हिस्सेदारी जो है ये कंपनी खरीद रही है, 13.5 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। और आईटीसी नतीजे अच्छे थे, लेकिन उसके बाद स्टॉक में 32.5 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं पूरे दिन में। बिल्कुल, आईटीसी सुबह अच्छा लग रहा था। अच्छी बात है कि उन्हीं लेवल्स को होल्ड कर रहा है, तो अपने यूजुअल जो एक्टिविटी आईटीसी में रहती है 2 दिन की तेजी के बाद वो रिज्यूम हो चुकी है। अब और बड़ी मूव इस पर आती हुई नहीं दिख रही है, पर देखते हैं आईटीसी पर हमारे एक्सपर्ट से राय लेंगे। बाकी जो स्टॉक्स इस समय मूवमेंट दिखा रहे हैं उस पर भी करेंगे चर्चा। तो आइए सभी एक्सपर्ट्स का करते हैं स्वागत और एक एक करके कुछ जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं उसके बारे में उनकी राय लेते हैं। सुमित जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मुदित जी हमारे साथ हैं तैयार, राकेश जी, कुणाल जी हैं, किरण जी भी आ चुके हैं, शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जी आपसे करता हूं शुरुआत। एक लॉन्ग फॉरगॉटन स्टॉक जो यूजुअली रेडार पर नहीं रहता है, आज बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और वो है टॉरेंट पावर। आज सुबह रिजल्ट एक्सरे पे भी हम इसकी बात कर रहे थे और वरिंदर कह भी रहे थे नतीजे दमदार हैं। 7-7.5% ऊपर टॉरेंट पावर, बट क्योंकि ये ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है, भरोसा करें इस मूव पर और ट्रेडिंग के मौके दिखते हैं इस पे? वेरी गुड आफ्टरनून दीप। टोरेंट पावर का चार्ट काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और वैसे भी ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था पिछले लगभग 1.5-2 महीने से। एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। मेरा मानना है कि हायर एंड ऑफ द रेंज आ चुका है, पर जिस तरीके से फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है और जहां पे मार्केट्स थोड़े करेक्ट करते नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्शन दिखाता नहीं है। तो मेरा मानना है कि इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और आज के वॉल्यूम्स सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा वॉल्यूम मुझे पिछले यानी 2-3 महीने में बहुत एक ही बार देखने को मिला था। पर जो आज वॉल्यूम्स है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, मुझे लगता है ये 600 की तैयारी हो रही है, प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे, पर इवेंचुअली ये काफी बड़ी अपसाइड करंट लेवल से देखने को मिलेगी। लॉन्ग पोजीशंस के लिए मैं 570 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सेट करूंगा आवरली क्लोजिंग बेसिस पे और होल्ड करके चलने की सलाह है टोरेंट पावर। होल्ड करने की सलाह है जहां तक टॉरेंट पावर का सवाल है। देखते हैं ये आपको कैसी मूव दिखाता है। पावर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। सुबह तो ऑफकोर्स टाटा पावर भी सभी के रेडार पर था और अच्छी मूव दिखा कर गया सुबह। अभी थोड़े देखें तो मूव बड़ी नहीं आ रही है, बट एक बार जरा पावर स्टॉक्स पर भी राय ले ली जाए कि क्या चल रहा है। कुछ नई ताज़ी इस स्पेस में शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ तैयार। शरद जी, एनटीपीसी पर हमने एक बड़ी मूव आती हुई देखी थी, आज ऑफकोर्स थोड़ा सुस्त बना हुआ है 2 दिन से, बट वैसे अच्छी मूव आई थी। टाटा पावर तो ऑफकोर्स सबका फेवरेट है ही, टॉरेंट पावर के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है सर स्पेस में? देखिए ब्रॉडली पिकअप तो रहा है पावर डिमांड वगैरह में, लेकिन जो ऑल्टरनेट ईवी वाली स्कीम है उसमें कोई भी जो नई स्टोरी अनाउंस होती है अभी थोड़ी फैसिनेशन वहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप टोटल वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है एनटीपीसी एक आइडियल प्ले होगा अभी भी, क्योंकि वैल्यूएशंस, डिविडेंड यील्ड हर लिहाज से लगभग एक बेटर प्लेस्ड कंपनी है और रिन्यूएबल पे फोकस भी उनका स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी स्टॉक बेट हो सकती है। बट टोटल स्पेस में मुझे लगता है ये ज़्यादा करके जो ईवी वाली पेनिट्रेशन है उसको लेके जो स्टोरीज बन रही हैं और एक आधे क्वार्टर में थोड़ा बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल मूवमेंट दे सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ एबनॉर्मल हो रहा है पावर स्पेस में जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी री रेटिंग होने की संभावना है। चलिए, तो इस समय बाजार का फोकस बना हुआ है तो ये थीम आपके लिए एक्शन में आ रही है, बट देखते हैं यहाँ से अगर पावर स्टॉक्स और बढ़िया तेजी दिखाते हैं कि नहीं। टाटा पावर डेफिनेटली सभी के रेडार पर बना हुआ है और काफ़ी एक्टिवली ट्रेड भी कर रहा है ये काउंटर। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको एक्टिव ट्रेड होते हुए दिख रहा है, यहाँ पर रखिए नज़र। ओबरॉय रियल्टी, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए तो आज काफ़ी खराब दिन है, बट मुदित जी जरा ओबरॉय रियल्टी के चार्ट्स देखें, डेज हाई पर ये भी ट्रेड कर रहा है, अच्छी मूव आ रही है। कोई कॉल बनती है इस पर? देखिए ओबरॉय रियल्टी में काफी अच्छा बड़ा ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। अगर आप ब्रॉडर चार्ट्स को कंसीडर करते हैं तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया ओबरॉय रियल्टी में, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट है, यहाँ से बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। 990 यहाँ पर सीएमपी, अगर कोई बाय करना चाहता है बाय करके चल सकता है। पहला टारगेट 1030 का बनेगा, उसको भी निकाल दिया इस काउंटर ने, तो 1060 तक के अपसाइड मूव ओबरॉय रियल्टी में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 970 का।
970 के स्टॉप लॉस आपको रखने हैं वहां पर, और नजर रखें ओबरॉय रियल्टी अच्छे मूव में है इस समय। एबी फैशन, इसके थोड़ी देर पहले नतीजे आए थे, वरुण बता भी रहे थे कि नतीजे अच्छे हैं, बट स्टॉक थोड़ा फिसलते हुए दिख रहा है, इस समय दबाव में आ रहा है। बंसल जी, एबी फैशन के चार्ट पर राय दें, एग्जैक्टली 300 के लेवल पर इस समय होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए दीपांशु, जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर 1-2 दिन का नजरिया ना बना के कुछ दिनों का नजरिया बनाना चाहिए और इसको डिलीवरी में बाय करना चाहिए। मुझे लगता है इसी महीने के अंदर यहाँ पे काफी बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो इन स्तरों पर या हल्की फुल्की करेक्शन पर खरीदारी की राय है। नीचे में 290 काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 338 340 के टारगेट के लिए एबी फैशन में थोड़ा सा महीने भर का नजरिया बना के खरीदारी की राय होगी। थोड़ा लंबा नजरिया बनाइए, महीने भर का नजरिया बनाइए, अच्छी मूव आ सकती है इस काउंटर में। ये है आपके लिए एबी फैशन। आइए सुमित जी की तरफ से कॉल है तैयार, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मार्केट्स के अंदर एक रेंज बाउंड मूव आज के दिन में देखने को मिला है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में बाय साइड का मूव बन रहा है। तो जो पहला स्टॉक मेरे रडार पे बाय साइड का आया है, उसका भाव चल रहा है 562 रुपए, 563 रुपए। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस हुआ है, कल का परसों का हाई ब्रेक हो चुका है। डाबर मेरे को लग रहा है यहाँ से एक ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 575 रुपए से लेके 580 रुपए तक का मूव ऊपर में डाबर में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 550 551 के पास है, तो 551 के स्टॉप लॉस से डाबर में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे 575 से 580 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो डाबर पर करें खरीदारी। एक एफएमसीजी काउंटर जो इस समय ब्रेकआउट दिखा रहा है, एग्जैक्टली ब्रेकआउट पर पकड़ा है सुमित जी ने। तो अब देखते हैं यहां से कैसी मूव आती है डाबर पर। आइए, मोदी जी ने भी एक स्टॉक किया है आइडेंटिफाई, बिगुल बीटीएसटी का। बताएं मोदी जी। ठीक है, कोइंसिडेंटली मेरा भी स्टॉक एफएमसीजी काउंटर से ही है और जहां पर बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, बाय करके चलेंगे मैरिको में यहाँ पे ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं। 505 रुपए का कॉल ऑप्शन जो करीब 12 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लॉन्ग करके चलेंगे। पहला टारगेट 18 रुपए का होगा, 18 रुपए निकाल दिया, उसके बाद 22 रुपए तक के भी अपसाइड मूव 505 के कॉल ऑप्शन में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए का। देखिए, जिस तरह के स्ट्रक्चर बने, एक वी शेप रिकवरी चार्ट पर होती हुई नजर आई है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर मैरिको निकलता हुआ नजर आया है। जनरली ये काउंटर में बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज जिस तरह से ब्रेकआउट देखने को मिला है, यहाँ से बड़ी अपसाइड मूव दिखाएगा। ऑप्शन के जरिए पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगर कोई कैश में या फ्यूचर भी बाय करना चाहता है तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाइए। अभी ये पोजीशन 509 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है कैश में, यहाँ पे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 516 का बनेगा, 16 के बाद 520 तक के अपसाइड मूव मैरिको में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 504 का। ओके, तो ये है आपके लिए मैरिको। 504 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप स्पॉट लेवल्स की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस में 505 का कॉल खरीद कर जाएं। मैरिको, डाबर दोनों एफएमसीजी स्टॉक्स पर एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। पर शरद जी, आईटीसी, इसके आए नतीजों से पहले तो अच्छा एक्शन दिखा क्योंकि पोस्ट बजट एक मूड माहौल बदला था इस स्टॉक के लिए। अब क्या राय बनती है नतीजे देखने के बाद? क्या आईटीसी थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखा सकता है या वापस अपनी रेंज में ही आ जाएगा? नहीं, हमारा मानना है ये एक बहुत बढ़िया पिक है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा निगेटिव सेंटिमेंट है लोगों के, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हुई है काफ़ी टाइम से। बट हमारा ये मानना है कि आईटीसी एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बेट है इस लेवल पे। एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जो अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स प्रेजेंट है। और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये थोड़ी बहुत जो निगेटिविटी है स्टॉक के बारे में, वो रिड्यूस होती है, फेयर वैल्यू हमारे हिसाब से 350 के आसपास कहीं आनी चाहिए स्टॉक की। तो मेरे को लगता है कि ये अभी भी काफ़ी मूवमेंट दिखाएगा यहाँ से। ओके, तो 350 के लेवल्स आ सकते हैं। अब कब जाएगा उन लेवल्स पर, यही बात है, क्योंकि पिछली बार जब मूव आई थी 260 265 तक गया था, वापस वहां से 200 तक फिसला। अब देखते हैं 235 पर आईटीसी क्या चाल पकड़ता है। बट एक स्टॉक जिसमें भारी पिटाई हुई है नतीजों के बाद, वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। आइए एक बार जानते हैं इसके बारे में कुणाल जी के साथ। कुणाल जी, एफएसएल वापस 150 के लेवल्स पर फिसलते हुए, वैसे भी मिड कैप आईटी कमजोर था और नतीजों के बाद तो ये और गिरा है सर। बिल्कुल, देखिए दीपांशु, देखिए जो सबसे क्रिटिकल एवरेज लाइंस हैं
उसको 2-3 दिनों की तेजी में स्टॉक पार नहीं कर पाया, उन्हीं एवरेज की रेखाओं से टकराकर वापस स्टॉक नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 150 रुपए के आसपास, अभी 155 रुपए का भाव है। 150 पर इसकी असली परख होगी। अगर ये 150 के नीचे चला जाता है तो इसमें आपको फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत मुमकिन है कि 135 तक के भी लेवल्स आ जाएं। तो 150 रुपए पर एक अंतिम स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करना चाहिए। उछाल बना तो इन्हीं लेवल से आना चाहिए। 150 का लेवल टूट गया तो और गिरावट देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। यहां से अगर और गिरा तो फिर परेशानी आ सकती है। ये तो है फर्स्ट सोर्स की बात, जिसमें आप शार्प रिएक्शन देख रहे हैं, बट सिर्फ 5% का। पर एक ऐसा भी शेयर है जो फर्स्ट सोर्स से कई गुना बढ़ा है, बल्कि अगर आप हमारी सारी निफ्टी कंपनीज को कंबाइन कर लें तो उनकी मार्केट कैप से भी कई ज्यादा गुना बढ़ा है। और इस पे एक ही दिन पर आपने 25% की गिरावट देखी, यानी कि 1/4 वैल्यू एक ही ट्रेडिंग सेशन में इसमें चली गई है। और वो है फेसबुक की पेरेंट मेटा। क्या रहा इतना खराब नतीजों में जो इतनी भारी गिरावट आई, और मोर इंपॉर्टेंटली ये जो कल की गिरावट है, मार्केट कैप गिरी है, वो इतिहास में किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी है। कितनी बड़ी है ये फॉल, आइए इसके इंप्लीकेशंस जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए, हमारे बाजार में तो 5% 10% अगर बड़े स्टॉक्स गिर जाएं तो डर हो जाता है, यहाँ पर 26% इनकी चौथी या पांचवी सबसे बड़ी कंपनी में गिरावट आई है। हाँ। क्या कैसे देखा इसको बाजार ने? इसको समझने के लिए ना पहले समझते कि पहले जैसा कि आपने बताया कि हाईएस्ट जो गिरावट है स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट वैल्यू टर्म्स में देखने को नहीं मिली। इसको बिलियन डॉलर में समझे तो 237 बिलियन डॉलर है। लेकिन इसको एक आसान तरीका ये भी है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं इसको समझने के लिए, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक दिन में पूरा मार्केट कैप सफा, इतनी बड़ी गिरावट, पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म है ना। ये उदाहरण है सिर्फ समझने के लिए। और भी और समझना चाहे तो इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का कंबाइंड मार्केट कैप अगर मिला के देख लें, क्योंकि 17 लाख करोड़ की जो गिरावट है ये एक ही दिन में देखने को मिली है। भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और अगर आप देखें तो इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। और इनफैक्ट S&P 500 की 450 से ज्यादा कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट कैप इससे कंबाइन करके देखें, उतना एक दिन में जो है मेटा में गिरावट देखने को मिली। मेटा यानी पहले जो इसका नाम फेसबुक हुआ करता था। देखिए नतीजे कमजोर आने थे, ये तो एनालिस्ट को पता था। मेटावर्स पर ये लगातार खर्च बढ़ा रहे हैं, ये भी सबको पता था। लेकिन सरप्राइज ये आया कि पहली बार जो फेसबुक यानी मेटा की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो मंथली एक्टिव यूजर्स की जो संख्या है ग्लोबली वो गिरी है। और इसके पीछे का कारण मेटा ने खुद ने बताया कि टिकटॉक और यूट्यूब से अगर आप देखें तो युवाओं का रुझान वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते फेसबुक की जो लोकप्रियता है वो घटती जा रही है और एक्टिव डेली यूजर्स की संख्या लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक और खास बात यह कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटावर्स पर बहुत भारी खर्च कर रहे हैं, तो वहां पर अभी एनालिस्ट थोड़ी सी और क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक और खास बात यह भी है कि एप्पल की जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं इनकी वजह से इन्हें भारी नुकसान हो रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो ग्लोबली एप्पल जब से कोरोना वायरस की कोविड की शुरुआत हुई है, एप्पल की जो सेल्स हैं इसमें एक लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। और एप्पल के आईफोन्स का जो एक प्राइवेसी फीचर है वो फेसबुक को डेटा लेने से रिस्ट्रिक्ट करता है। और फेसबुक का मेन काम यही है कि वो आपसे डेटा लेता है और जो एडवर्टाइजर्स हैं इन्हें ये सेल करता है। तो वहां पर अगर आप देखें तो इनकी एड रेवेन्यूज में भारी गिरावट आ रही है, जिसके चलते अगर आप देखें तो जैसा कि आपने बताया कि स्टॉक मार्केट के इतिहास की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन दीपांशु कुछ गिरावटें और भी रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एप्पल यहां पर सितंबर 2020 में गिरावट आई थी करीब 180 बिलियन डॉलर की एक दिन में। माइक्रोसॉफ्ट में भी आ चुकी है मार्च 2020 में। टेस्ला में भी अगर आप देखें तो नवंबर 2021 में गिरावटों का सिलसिला जारी रहा है, लेकिन इस गिरावट ने जो है इतिहास बना दिया। बिल्कुल, इस गिरावट ने तो इतिहास बनाया और बहुत बड़े मार्जिन से इतिहास बनाया। जैसे आशीष कह रहे हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप पूरे दिन में एक वॉश आउट हो जाए, वैसा इंपैक्ट आपने आते हुए देखा है कल सिर्फ मेटा के फॉल पर। और इसलिए आज सुबह हम देख रहे थे थोड़ा बाजार का मूड माहौल खराब था, पर वहां से फिर रिकवर भी हुए क्योंकि अमेजॉन के नतीजे अच्छे आए थे जो आज शाम को रिएक्ट करते दिखेगा। तो यूएस मार्केट्स में भारी उतार चढ़ाव है और ये सारे के सारे जो उनके दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं नतीजों पर मिड कैप्स जैसी मूव आपको दिखा रहे हैं। पर मिड कैप्स जैसी मूव आ रही है कुछ मिड कैप शेयर्स पर, क्योंकि उनके आ रहे हैं नतीजे। मॉन्टे कार्लो एकदम फ्लैट मुनाफा रहा है, 79 करोड़ से घटकर 77 करोड़। आय में हल्की बढ़त देखिए 10% की, करीब 404 करोड़ से बढ़कर आय 462 करोड़ की है। 15% की बढ़त आपने आय में आती हुई देखिए। तो आय में अच्छी बढ़त है, मुनाफा एकदम सपाट रहा है। मार्जिन कैसे रहे ये देखना जरूरी है, बट नतीजों के बाद स्टॉक रिएक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। कुणाल जी को राय मॉन्टे कार्लो की चार्ट पर 7.5% का कट सर।
देखिए चार्ट कमजोर हुआ है दीपांशु, कोई डाउट नहीं है, एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। एक सपोर्ट मुझे नजर आता है ये 580-85 के आसपास, कुछ दिन पहले इसका भाव 580 के आसपास ही था, वहीं से एक बाउंस आता हुआ दिखा, तो मुझे लगता है इस बार भी 580 एक सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल अगर भंग हो जाते हैं तो फिर आपको सीधा 520 रुपए के लेवल्स तक ये स्टॉक फिसलता हुआ नजर आएगा। कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है, जिनके पास है 580 का स्टॉप लॉस रखें, लेवल टूट जाने पर निकास पाएं। ओके, तो ये है आपके लिए मोंटे कार्लो, इस पर रखिए नजर। नतीजे कुछ ज्यादा खास नहीं है और स्टॉक उसके दम पर ब्रेकडाउन दिखाते हुए दिख रहा है। आइए किरण जी के पास चलें, कॉल उनकी, किरण का कमाल। बताएं सर। देखिए मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी सजेस्ट करना चाहूंगा। हिंदुस्तान कॉपर का 135 का कॉल ऑप्शन अभी 6 रुपए 80 पैसे में मिल रहा है, इधर लेने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 6 रुपए का, यानी 80 पैसे का रिस्क है। और मैं मानता हूं कि इधर से जो कैश लेवल्स है अभी 136 137 के आसपास के ट्रेड चल रहे हैं, मेरा मानना है कि ये 145 148 के टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी ये प्रीमियम लगभग 11 से 12 रुपए के आसपास देखने को मिल जाना चाहिए। तो ये काफी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड रहेगा। तो हिंदुस्तान कॉपर का आपको 135 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह होगी। तो हिंदुस्तान कॉपर के 135 के कॉल ऑप्शन पर खरीदारी करके चलें। मेटल्स में एक फ्रेश मूव आपको आती हुई दिख रही है, नजर रखिए इन स्पेसेस पर भी। और हिंदुस्तान कॉपर आज सुबह सुमित जी के रेडार पर भी था, वहां से आपको अच्छी मूव आती हुई इस समय दिख भी रही है। अच्छी मूव एक और काउंटर में आ रही है, वो है आरती इंडस्ट्रीज, 1.5% ऊपर है इस समय और अभी एक स्पाइक बनते हुए दिखाए। मुदित जी, इसकी चार्ट पर कोई राय? आरती इंडस्ट्रीज मोदी जी, आपका ऑडियो म्यूट है सर। ओके, मुदित जी से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक जरा सुमित जी आप ही चार्ट देख लें, 1000 के ऊपर आरती इंडस्ट्रीज इस समय, कोई ट्रेड का सेटअप दिख रहा है इस पे? दिवांशु, मुझे लगता है 1020 का इसके अंदर रेजिस्टेंस है, वो टूटेगा उसके बाद ही इसमें फ्रेश खरीदारी करनी है। जब तक 1020 का लेवल नहीं टूटता तब तक फ्रेश बाइंग के लिए वेट करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। 1020 के ऊपर ब्रेकआउट आता है फिर इसमें फ्रेश बाय बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय। जहां तक सवाल है आरती इंडस्ट्रीज का, 1020 के लेवल का इंतजार करें, तभी आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। डिवीज लैब, इस पर भी राय ले ली जाए। बंसल जी, कोई राय डिवीज लैब के चार्ट पर सर? दिवांशु, डिवीज में देखें तो एक करेक्शन देखने को मिली थी और हम देखें तो लगभग 6-7 दिन स्टॉक गिरता रहा था, पिछले 3-4 दिनों से बढ़ रहा है। आज के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और जिनके पास है दीपांशु, यहाँ बने रहने की राय है। यहाँ पर 43.20 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस लगाए। नई खरीदारी के लिए दूसरे विकल्प उपलब्ध है, तो उन्हीं में से एक विकल्प के लिए दीपांशु अगर कतार में कोई हमसे पहले नहीं है तो चार्ट कॉर्नर के बिगुल की गुजारिश है। बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दिवांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है हिंडाल्को को मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली 508 509 रुपए से रिकमेंड करते आ रहे हैं और अब इस स्टॉक के अंदर बड़े पैमाने पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा बड़ा आउटलुक लेते हैं तो मेटल्स में हाई प्रोबेबिलिटी है, पूरी मेटल स्पेस के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है फ्रंटलाइन काउंटर्स के अंदर। सबसे पहले 52 वीक हाई को दोबारा से ये रीटेस्ट करने का दमखम रखता है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। हिंडाल्को को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, आज इस पर फिर से खरीदारी की राय देने की मुख्य वजह यह है कि अगर आप इसका वीकली यानी कि लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो आज ये स्टॉक फिर से एक बार 520 के ऊपर पहली बार ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर क्लोज देने के लिए तैयार हो रहा है। तो एक बड़ा मेजर ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर हिंडाल्को में आता हुआ दिख रहा है, तो इन स्तरों पर मिस नहीं करना चाहिए, बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 520 से थोड़ा सा नीचे 519 पर रख लें। पहला टारगेट ही 540 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 550 का बाय करना है हिंडाल्को। ओके, तो ये है आपके लिए राय हिंडाल्को पर। एक्शन में आ रहा है काउंटर, मेटल्स पर फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। सुबह के ही काउंटर्स थे, हिंदुस्तान कॉपर हिंडाल्को एक्सपर्ट्स के रेडार पर थे। शुभम जी, आशीष जी दोनों इसको रेकमेंड भी करके गए थे। अब फिर से हिंडाल्को पर आप मोमेंटम देख रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पसंद सुमित जी को। बिगुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सर।
दीपांशु एक वीक काउंटर पकड़ में आया है 860 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक के अंदर करेक्शन आ सकती है, स्टॉक के अंदर यहां से गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। तो एसबीआई कार्ड स्टॉक का नाम है, एसबीआई कार्ड के अंदर बिकवाली करे 860 के पास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यहां से मेरे को लग रहा है कि एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। 880 रुपए का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। नीचे में मेरे को लगता है 840 रुपए से लेके 830 रुपए तक के टारगेट एसबीआई कार्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो एसबीआई कार्ड में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, एसबीआई कार्ड्स पर करें बिकवाली। सेल कॉल आपके लिए आते दिख रहा है। क्लोजिंग शो का पहला सेल कॉल इस समय एसबीआई कार्ड्स पर सुमित जी की तरफ से। मुदित जी के पास चलते हैं बीटीएसटी का। बिल्कुल बताएं सर। देखिए, बाय का ये स्टॉक है और ईयरली हाई पे ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बाय करके चलेंगे सन फार्मा। सन फार्मा करीब 895 यहाँ पर सीएमपी है, लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, अगर ब्रॉडर चार्ट्स को देखते हैं तो एक राइजिंग चैनल में एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डेली चार्ट्स पर राइजिंग वेज जैसे पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 895 सीएमपी है, हम कैश के लेवल बता रहे हैं। यहाँ पर बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 910 का होगा, 910 के बाद 925 तक के अपसाइड मूव सन फार्मा में नजर आएंगे। 1 से 2 दिन का नजर रखिए, 925 तक के अपसाइड मूव सन फार्मा दिखाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 880 का। ओके, तो 880 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा पर करें खरीदारी। फार्मा मोमेंटम में अभी हमने बात करी थी, जिस तरह से एक्शन आपको आते हुए दिख रहा था डिवीज लैब पर नतीजों से पहले, और अब एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है सन फार्मा पर भी। तो देखते हैं यहां से कैसी चाल सन फार्मा आपके लिए पकड़ेगा। लुपिन के थोड़े कमजोर नतीजे रहे और उसका हम रिएक्शन भी स्टार्ट पर देख रहे हैं। शरद जी, आपके रेडार पर है लुपिन और जो नतीजों का रिएक्शन आया है आज 3.5-4% नीचे, क्या समझना चाहिए सर? देखिए, रिएक्शन तो ठीक है क्योंकि नंबर्स थोड़े से कमज़ोर हैं, बट हमें लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे अब बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड बचती नहीं है। लुपिन उनमें से एक है। हमें नहीं लगता यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड अब स्टॉक में है। रादर अगर आप साल 2 साल की अवधि के हिसाब से वेट कर सकते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से आराम से 30-35% की अपसाइड और मिलनी चाहिए। यह है आपके लिए लुपिन, इस पर रखनी है नजर। थोड़ा ब्रेकडाउन इस पर दिख रहा है। एक और स्टॉक जिस पर ब्रेकडाउन दिखा है नतीजों के बाद से, और वो है M&M फाइनेंस। 2 दिनों में काफी भारी गिरावट हुई है इस पर। उससे पहले एक शार्प रिबाउंड भी आया था। किरण जी, कोई राय M&M फाइनेंस पर? रीसेंट चार्ट काफी वॉलेटाइल रही है और 2 दिनों से तो वीकनेस भी बनी हुई है सर। बिल्कुल दीप, कल भी बात इस पे ही हुई थी। मेरा मानना है कि थोड़े से वीकनेस बिल्कुल देखने को मिल रही है। कल जिस तरीके से गैप डाउन से खुला और वॉल्यूम देखने को मिले, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग जो कि बजट के वजह से और सारे एनबीएफसी काउंटर्स में देखने को मिल रहे थे, इनमें से ये भी एक था, उधर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है और लॉन्ग ट्रैप हो चुके हैं। तो जब तक लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं होती तब तक एक बेस नहीं मिलता नजर आएगा। मुझे लगता है 154 से लेके 150 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है टेक्निकली, तो इधर बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। पर 150 के नीचे की क्लोजिंग इस स्टॉक के लिए काफी खतरनाक हो सकती है ऑन द लोअर साइड, क्योंकि जो पिछले 2 बॉटम्स है उसका अगर ट्रेंड लाइन खींचते तो वो लेवल लगभग 150 के आसपास आती है। वो ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपके लिए राय M&M फाइनेंस पर, जहां पर एक ब्रेकडाउन 2 दिनों में आपने बनते हुए देखा है और नतीजों के बाद से बाजार का कॉन्फिडेंस भी इस काउंटर पर कम ही रहा है। पर लक्स इंडस्ट्रीज, मुझे याद है हम जब इसकी बात भी कर रहे थे, जब सेबी का ऑर्डर आया था तब से थोड़ा नेगेटिव रहा। आज नतीजों के बाद थोड़ा पॉजिटिव होते हुए दिखा है। अब देखते हैं ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं। वर्धमान टेक्सटाइल्स पर रखिए नजर, ये 5% ऊपर काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अंबिका कॉटन, ये नतीजों के बाद एक बढ़िया मूव आपको दिखा रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल्स, जरा इस पर एक राय ले ली जाए। सुमित जी, क्या करना है? वर्धमान टेक्सटाइल्स के चार्ट के साथ अच्छी मूव है, 6% ऊपर। दीपांशु, मुझे लगता है कि पोजीशन होल्ड करके चले। फ्रेश खरीदारी तो यहाँ पे सही नहीं रहेगी, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में 2700 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन होल्ड करके चले और फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करें। खरीदारी के लिए वेट किया जाए, जहां तक सवाल है इस चार्ट पर। वर्धमान सेंचुरी टेक्सटाइल्स को भी पुलअप करिए, क्योंकि यहां पर भी आपको एक अच्छी मूव बनती हुई दिखी है और फिलहाल ये भी स्टॉक काफी एक्टिवली ट्रेड कर रहा है। एक और छोटा स्टॉक जिसकी ज्यादा चर्चा होती नहीं है, जैन साहब के रेडार पर ऑफकोर्स रहा है, मैस फाइनेंशियल, MAS फाइनेंशियल। इस पर नतीजों के बाद एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। मुदित जी, जरा इसका चार्ट देखें, मैस फाइनेंशियल्स, कोई राय इस पर? ये देखिए, लास्ट 3-4 सेशन से तो बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हुआ है
और अच्छी चीज देखने को मिली है तगड़े वॉल्यूम के साथ। आज तो करीब 30-32 लाख शेयरों के साथ, 36 लाख शेयरों के साथ इस काउंटर में बाइंग आ रही है। लग रहा है यहाँ से कुछ बड़ा अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। पहला टारगेट बनेगा 690 का, 690 निकाल दिया, उसके बाद 730 तक के अपसाइड मूव मास फाइनेंशियल्स में नजर आएंगे। किसी के पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलिए, एक बार डिप का वेट कीजिए, 10-12 रुपए नीचे आता है, 630 रुपए के आसपास आता है, फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। 680 से 720 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 600 रुपए का। ओके तो ये है आपके लिए मैस फाइनेंशियल, इस पर रखनी है नजर रखनी है एक और कैश स्टॉक्स पर, और वो है शारदा क्रॉपकेम। इस पर भी जबरदस्त मूव आ रही है। ट्रेडर्स डायरी में भी रिकमेंडेशन आई है, विश्वेश जी के रेडार पर था, बजट पिक में सिद्धार्थ जी ने इसकी बात करी है, और भी पहले आपको एक अच्छी मूव ये दिखा चुका है और आज फिर से मोमेंटम में आ रहा है। 7-8% ऊपर शारदा क्रॉपकेम दिख रहा है। शरद जी कवर करते हैं इसको, और पिछले कुछ दिनों से जो एक वन वे मूव आई है, क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? नहीं, एक्टिवली कवर तो नहीं करते, बट वैल्यूएशन वाइज महंगा नहीं है और अगले 2-1 साल में ठीक ठाक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी में, तो उस हिसाब से 15-16 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है वो कंपैरेटिव वैल्यूएशन सस्ती हैं, और कुछ अगर मॉलिक्यूल वगैरह की डेवलपमेंट की बात आती है, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह की, तो वो इनके लिए एक एडेड बेनिफिट हो सकता है। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए कुणाल जी से। कुणाल जी, बढ़िया मूव आ चुकी है और थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है सर इसमें? देखिए बहुत ही जबरदस्त मूव आया दीपांशु, और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आते हुए डेफिनेटली दिखेंगे। अभी भी किसी तरह का कोई स्लोडाउन चार्ट्स पर दिखाई नहीं देता है, और मुझे याद है कि विश्वेश जी ने बड़े अच्छे स्तरों पर इस पर खरीदारी की राय दी थी। एक तरफा तेजी उसके बाद बनी है, और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड कर रहे हैं, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। इस तरह के मूव के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना अनिवार्य होता है, और मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको और ऊपर के 750 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस अब ट्रेल करके 640 पर रख लें। ओके तो अभी और दौड़ लगा सकता है शारदा क्रॉपकेम। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों में एक अच्छी मूव आई है। पिछले 1 महीने से तो स्टॉक लगभग 90% की तेजी आपको दिखा चुका है, और इस साल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल भी हो चुका है। तो शारदा क्रॉपकेम, इस पर रखनी है नजर। जबरदस्त मोमेंटम में है ये स्टॉक, बट बाजार भी आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ये मानना है जेफरीज के क्रिस वुड का। क्या क्या कहा है उन्होंने भारतीय बाजारों के लिए, क्या है उनका नजरिया, आइए एक बार ये भी जान लिया जाए कुशल के साथ। कुशल बताएं। बिल्कुल, तो काफ़ी बुलिश है भारतीय बाजारों पर जेफरीज के क्रिस वुड, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जिस तरह से बजट भी आता हुआ नजर आया है, आगे के लिए ये कह रहे हैं कि अगर गिरावट होती है तो वहाँ पर आप खरीदारी करें और बाजार में बने रहें, मोर इम्पॉर्टेंटली। तो ऐसी राय आती हुई दिख रही है क्रिस वुड की तरफ से। साथ ही ये कह रहे हैं कि बजट 2022 जो रहा है उसको इन्होंने काफ़ी हद तक सराहा है, और ये कह रहे हैं कि बजट में जो कैपेक्स बढ़ाने पर फोकस किया गया है वो अपने आप में एक काफ़ी सही कदम है। और साथ ही सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस है, हमने देखा कि पीएम गति शक्ति योजना की बात की गई थी, तो वहाँ पर जो 7 पिलर्स की बात की गई थी वो डेफिनेटली एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ये कहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट हाउसिंग साइकिल के मुकाबले ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि कैपेक्स साइकिल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आती हुई नजर आए, यानी कि उसके पहले भी यहाँ पर ये साइकिल का जो बूम है कैपेक्स साइड पर वो होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि 2 रिस्क है, जहां पर फेड पॉलिसी एक्शन और साथ ही जो बढ़ते कच्चे तेल के दाम हैं वो थोड़े से कंसर्निंग इनको लग रहे हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली और सबसे अहम बात, आप देखिए यहाँ पर अगले 5 सालों में यानी कि FY27 तक यहाँ पर क्रिस वुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अग्रेसिव अजम्पशन है कि सेंसेक्स 1 लाख के पार होता हुआ नजर आ सकता है, अज्यूमिंग कि 15% की EPS ग्रोथ जो है वो आती रहे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट क्रिस वुड की तरफ से। कब तक आएगा 1 लाख? FY27 लेट 2026, 5 साल। यस, यहाँ से डबल की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है। हाँ। इतना तो हो ही सकता है 5 साल में, वो ज्यादा की है क्या करने आता है, बट ठीक है, वो अच्छी मूव की बात कर रहे हैं, बेसिकली भरोसा है। और आई थिंक आज कुछ और भी कमेंट्स थे क्रिस वुड साहब के, वो कह रहे थे फेड पॉलिसी की वजह से अगर कोई डिप किसी भी बाजार में मिले तो खरीदारी का ही मौका है। कुछ सेक्टर्स या किसी की बात करी उन्होंने? नो सेक्टर स्पेसिफिक कमेंट्स, बट डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स को लेकर ही इज वेरी बुलिश। चलिए, तो इंडियन मार्केट्स को लेकर काफ़ी बुलिश हैं क्रिस वुड साहब, और आगे जाकर भी अच्छा समय देख रहे हैं बाजार के लिए। इंडियन मार्केट्स में काफ़ी बुलिश हैं हमारे सेठी साहब भी, और बाजार का मूड माहौल कैसा भी हो, सेठी साहब के पास हमेशा बढ़िया पिक्स होती हैं हमें देने के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं सदाबहार सेठी साहब का, उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स। और सेठी साहब का मैं स्वागत करूं, उससे पहले एक करेक्शन मेरी तरफ से। डिवीज के नतीजे 11 तारीख को आ रहे हैं, पहले वो आज आने वाले थे, अब वो रीशेड्यूल होकर 11 तारीख के हो गए हैं। सेठी साहब,
गुड आफ्टरनून सर। बाजार थोड़ा रेंज बाउंड है आज, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है भरपूर। बताएं सर क्या करना है आज। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल रोज की तरह दो स्टॉक है कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है। सेठी साहब बताएं सर। हाँ बिल्कुल, जो आज का पहला स्टॉक है वो एक सीमेंट स्टॉक है। सीमेंट सेक्टर पे मैं बुलिश रहा हूँ और इस बजट में जिस तरह के ऐलान हुए उसके बाद से और ज्यादा अच्छा लगने लगा है सेक्टर। और मैंने पहले भी यहाँ से अभी थोड़े दिन पहले डेक्कन सीमेंट को रिकमेंड किया जिसने अच्छा परफॉर्म किया। आज जो सीमेंट स्टॉक पे खरीदारी करनी है उस स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट, जो कि 72 रुपए के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये एक प्राइवेट इक्विटी फंड द्वारा प्रोमोटेड कंपनी है, ट्रू नॉर्थ फंड, जो इसमें अराउंड 56.2% स्टेक ओन करती है। और दूसरा, जो सीमेंट इंडस्ट्री के एक बहुत ही एक्सपीरियंस जेंटलमैन अनिल सिंघवी जी, जिनका जो हम अपने वाले अनिल सिंघवी जी नहीं, दूसरे अनिल सिंघवी जी जो आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के नाम से जाने जाते हैं, उनका इसमें 2.25% का स्टेक है और वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इस कंपनी के। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। 1.2 मिलियन टन की यानी 12 लाख टन की कैपेसिटी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी, अराउंड बहुत ही अच्छा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अराउंड 1000 चैनल पार्टनर्स है। कमल ब्रांड है इनका सीमेंट का, जो कि काफी पॉपुलर है। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छी डिविडेंड यील्ड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 28-29% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अपने पीएस से सस्ता ये स्टॉक ट्रेड करता है। एब्सोल्युटली डेट फ्री कंपनी है और पिछले 5 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा, अराउंड 48% था। तो इस स्टॉक में ये जो 72 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 80 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 67 रुपए का, 67 रुपीज। स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। श्री दिग्विजय सीमेंट, यही है सेठी साहब की राय। 80 के टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। दूसरी कॉल सेठी साहब। दूसरा स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है दीपांशु, वो है एक एमएनसी कंपनी, स्टॉक का नाम है विसुवियस, जो अभी 1130 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक एमएनसी है, यूके बेस्ड पेरेंट है इनका, विसुवियस ग्रुप यूके, जो इसमें अराउंड 55.57% स्टेक ओन करती है। कंपनी एक ग्लोबल लीडर है मोल्टन मेटल फ्लो इंजीनियरिंग, जो कि ये अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है मेटल कंपनीज को, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, फिर पावर जनरेशन, फिर ग्लास और सोलर रिफ्रैक्टरी गुड्स बनाती है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का कारोबार है। सॉलिड फंडामेंटल्स है। सितंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 19 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 12 करोड़ का पैट था। एक जीरो डेट कंपनी, और आप एक एमएनसी के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन भी 30-31 के मल्टीपल पे, सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। और एफआईएस डीआईएस भी इसमें अराउंड 24.36% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी है, फिर निप्पॉन एक्सिस, इसके अलावा कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी इसमें स्टेक ओन करती है। और नारायण मूर्ति द्वारा जो नारायण मूर्ति मतलब इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति जी, उनकी जो इन्वेस्टमेंट आर्म है कैटामरान एडवाइजर्स, वो भी अराउंड 1.54% स्टेक इस स्टॉक में ओन करती है। मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे 1130 के आसपास खरीदना चाहिए। मेरा 1200 का इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 1100। ओके, तो दो बेहतरीन कैश कॉल सिटी साहब की तरफ से। 1200 के टारगेट के लिए वेसुवियस पर करें खरीदारी और साथ ही श्री दिग्विजय सीमेंट यहां पर करें खरीदारी। 80 रुपए के टारगेट्स यहां पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कुछ बढ़िया कैश कॉल्स शेयर करने के लिए। सर इस समय सन फार्मा की बात चल रही थी, स्पार्क यहां पर भी एक मूव आते हुए दिख रहा है। सन फार्मा अभी आपके रेडार पर भी आया था, मोदी जी की तरफ से कॉल भी आई थी, और स्पार्क इस पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। एक स्पाइक आपको स्पार्क के चार्ट पर आते हुए दिखेगा। बंसल जी जरा स्पार्क का चार्ट देखें, 340 के लेवल पर अच्छी मूव आ रही है इस पर, कोई राय सर? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 333, 335 काफी अहम सपोर्ट है और काफी समय बाद स्टॉक चलने को तैयार है। टेक्निकली मुझे लगता है 375, 380 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और दीपांशु अभी रिसेंटली मैंने और कुणाल जी ने इसको बजट पर भी 322-23 के अराउंड एज अ वेरी स्पेशल स्टॉक के तौर पे भी रिकमेंड किया था। तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करे और इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है। जल्दी यहाँ पे 375, 380 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो 375, 380 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। स्पार्क पर एक अच्छा स्पाइक आ रहा है। सन फार्मा, डिवीज लैब, नैटको फार्मा, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। तो चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स इस समय परफॉर्मेंस के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्या अब फार्मा जो
एक अगला सेक्टर है जहां पर आपको थोड़ा रोटेशन दिखेगा बाजार के लिहाज से। आरती ड्रग्स पर आज सुबह जय भी एसपीएल मिड कैप्स में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की राय देकर गए थे आपको। तो कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं जहां पर मूवमेंट आ रहा है, बट नतीजों के लिहाज से काफी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। आइए, कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, कैसे रहेंगे इनके नतीजे। कुशल बताइए। देखिए, शानदार सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से अनलॉकिंग होती हुई दिखी है और जो डिमांड एयर ट्रैफिक का बढ़ता हुआ दिखा है, उससे कंपनी की नतीजों पर भी काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आएगा। तिमाही आधार पर 5608 करोड़ के मुकाबले इस बारी 8400 करोड़ की आय कंपनी घोषित कर सकती है, और साथ ही कंपनी का जो एबिटडार है वहाँ पर भी 6.1% के मार्जिन के मुकाबले इस बारी 16.2% के मार्जिन आते हुए नजर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक टर्न अराउंड आप कह सकते हैं कि तिमाही दर तिमाही आधार पर अच्छा होता हुआ दिखेगा। कंपनी का जो घाटा है 1436 करोड़ का पिछले तिमाही का, वो अब घटकर केवल 400 करोड़ रुपए रहने का हम एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। ट्रैवल डिमांड जो है वो फेस्टिव सीजन की वजह से बढ़ती हुई नजर आई है, और पैसेंजर लोड फैक्टर जो है हम करीबन 77% का यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आगे के लिए जो एयरबस से इन्होंने ऑर्डर बुक किया था, उसको लेकर आगे डिलीवरीज के क्या स्केड्यूल है, ये हमें जानना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगा। और एटीएफ की कीमतें जिस तरह से यहाँ पर इम्पैक्ट करती हुई दिख सकती हैं, उसका मार्जिन पर आगे चलकर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये जानना बेहद ज़रूरी होगा। बाजार के इनफैक्ट आप देख के इंडियन मार्केट में जो सबसे बड़े मार्केट शेयर होल्ड करते हैं उनसे। ओके, तो ये है आपके लिए राय, आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो पर इस समय व्यू। काफ़ी समय से हमारे रेडार पर भी नहीं आया है। कुणाल जी थोड़ा भूल गए थे इंटरग्लोब के बारे में, बट 2000 के पास है, आज तो मजबूत भी दिख रहा है। कोई राय सर इस चार्ट पर? देखिए, चार्ट अगर आप देखें दीपांशु, तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर, और ये कंसोलिडेशन पिछले कई महीनों से चल रहा है। स्टॉक काफी वॉलेटाइल है और एक बड़ा सपोर्ट इमर्ज हुआ है, और ये सपोर्ट जो है अगर आप देखें तो 1815 के आसपास है। उन लेवल से हम देख रहे हैं कि एक बहुत शार्प अपमूव आता है। जब भी वो लेवल्स आते हुए दिखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी एक बैंड में ही ट्रेड करेगा, 1815 नीचे और 2150 ऊपर, इसी दायरे में मुझे लगता है कुछ वक्त बिताएगा। अभी एक बार के लिए 2000 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। ये है आपके लिए राय जहां तक इंटरग्लोब का सवाल है। देखते हैं नतीजे कैसे रहेंगे। पर ओबरॉय रियल्टी, अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ लाइंस भी आती हुई दिख रही थी। कंपनी की तरफ से एक डिस्क्लोजर आया है, वो कह रहे हैं कि बाजार में एक रूमर चल रहा है, जो उन्होंने सुना है, कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म कर रही है कुछ एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के साथ, कुछ ओवरसीज प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट या कुछ ओवरसीज इन्वेस्टर्स कंपनी में इक्विटी ले सकते हैं। इसका कंपनी ने खंडन कहा है। वो कह रहे हैं कि हम इस रूमर को डिनाई करते हैं, ऐसी कोई चर्चा हमने नहीं करी है किसी के भी साथ। तो कुछ क्लैरिफिकेशन आ रही है, और उस क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक थोड़ा गिरते हुए भी दिख रहा है। पर कंपनी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन और खबर का खंडन ये कर रहे हैं। वैसे काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम में था, अब थोड़ा फिसलते हुए दिख रहा है ओबरॉय रियल्टी। नजर रखिए, कंपनी की तरफ से ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है। इस बीच गोदरेज प्रॉपर्टीज डेज लो पर है, 9.5% की गिरावट। सुबह 10% के निचले सर्किट पर सीधा खुला था, अब वापस उन्हीं लेवल्स पर स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज है कमजोर, ओबरॉय रियल्टी था मजबूत, पर इस क्लैरिफिकेशन के बाद वो स्टॉक भी फिसलते हुए दिख रहा है। पर आइए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। गुड आफ्टरनून नितिन जी। रेंज बाउंड मार्केट बट काफी वॉलेटाइल एक्शन रहा है सर, आज क्या करना है बताएं। देखिए, नई एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, बट डेटा और कॉल राइटिंग हो रही है ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो ऐसा लग रहा है कि मंडे या नेक्स्ट वीक गिरावट आ सकती है, और उसको देखते हुए हम 17500 की पुट ऑप्शन लेंगे, जो 140 145 इस रेंज में लेना है। और स्टॉप लॉस इसका हम रखेंगे 105 रुपए का, और टारगेट करीब 225 रुपए के हो सकते हैं। यानी यहाँ से कम 100-150 पॉइंट की गिरावट और अगले वीक आने की उम्मीद लग रही है, इसलिए एट द मनी पुट ऑप्शन 17500 की लेंगे। ओके, तो एट द मनी पुट ऑप्शन 17500 निफ्टी की आपको खरीदनी है। बैंक निफ्टी पर कोई राय नितिन जी? बैंक निफ्टी में भी 39,000 की पुट ऑप्शंस में इनफैक्ट बाइंग दिख रही है, और कॉल्स में काफी राइटिंग है। और जो ट्रिगर आज गिरावट का मिल रहा है वो बैंक निफ्टी से ही मिल रहा है, और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा वीक हो रही है, और ये कल से ही ऐसा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी नीचे करीब 38,500 38,200 की तरफ जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में कॉल्स अवॉइड करना चाहिए, और पुट्स में ही ट्रेड करना चाहिए। पुट्स में हम बियर पुट स्प्रेड बना सकते हैं। नेकेड पुट बहुत अभी कॉस्टली है, इसलिए मेरे हिसाब से 39,000 की पुट लेकर के 38,500 की पुट बियर पुट बना करके चलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। और दोनों में से एक ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है निफ्टी ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें हम निफ्टी की पुट ऑप्शन लेके चल रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय।
इस समय बाजार के एक्शन पर। निफ्टी पर पुट ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी बनानी है तो बेयर पुट ही बनाइए। ऊपरी लेवल पर कॉल राइटिंग हो रही है, बाजार उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। और थोड़ा बाजार अब फिसलते हुए भी दिख रहा है। वापस 300 पॉइंट्स का कट आपको बैंक निफ्टी पर दिखेगा और 17,500 के नीचे इस समय आपको निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। तो बैंक्स एक बार फिर से थोड़ी उतार चढ़ाव के मूड में आते हुए दिख रहे हैं और हल्की कमजोरी इस समय वापस बन रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा गिरावट नहीं दिखेगी, ना ही निफ्टी पर ना ही बैंक निफ्टी पर दिन की ऊंचाई से देखेंगे तो ऑफकोर्स थोड़ी फॉल ज़्यादा इस समय आती हुई दिख रही है। और स्पेशली जो सुबह का मूड माहौल था, अच्छी शुरुआत हुई, थोड़ा गिरे, फिर से ऊपर चढ़े, अब वहाँ से बाजार फिर से थोड़ा फिसलते हुए दिख रहे हैं। बट बैंक्स की अगर आप बात करें और नतीजों की अगर बात करें तो देश के दिग्गज बैंक एसबीआई के नतीजे आने वाले हैं कल। तो रिएक्शन तो नतीजों का आपको मंडे को ही दिखेगा, बट उससे पहले स्टॉक अब थोड़ा सुस्त होते हुए दिख रहा है। कैसे रहेंगे नतीजे, किस तरह की कमेंट्री और आउटलुक आते हुए दिखेगा, ये जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए क्या है एक्सपेक्टेशन एसबीआई से? सबसे पहले एसबीआई में आप देखिए इस बार जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो करीब 8% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो ऑपरेशनल मुनाफा है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, वाई बेसिस पर भी आपको मॉडेस्ट गेन्स आते हुए दिखेंगे। जो मुनाफा है बैंक का वो करीब 55% से लेकर 60% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है इस बार, क्योंकि प्रोविजंस इस बार कम होते हुए दिखेंगे और इसका जो बेनिफिट है वो मुनाफे में आता हुआ दिखेगा। असेट क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पे बेहतर होती हुई दिखेगी। स्लिपेजेस के आंकड़े थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे और इसी के चलते ग्रॉस एनपीएस 4.65% रह सकते हैं, 4.9% से सुधरकर, और नेट एनपीएस भी 1.5% से घटकर 1.4% के आसपास रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट होगा देखना कि इस तिमाही में जो रीस्ट्रक्चर्ड बुक है वो किस तरह से आती है। माना जा रहा है कि रीस्ट्रक्चर्ड बुक्स भी थोड़े से कम होते हुए दिख सकते हैं। आने वाले समय के लिए डिमांड पर जो कमेंट्री है वो सबसे अहम रहेगी। अभी तक हमने देखा है कि जो डिमांड है उनकी लोन बुक है वो काफी स्ट्रॉन्ग रही है। माना जा रहा है 7% तक की लोन बुक ग्रोथ आती हुई दिखेगी, लेकिन रिटेल साइड से उनको काफी सहारा मिलता हुआ दिखा है। इस पे जो कमेंट्री है, आउटलुक है, वो सबसे अहम रहेगा, लेकिन नतीजे इस बार अच्छे आते हुए दिखेंगे एसबीआई की तरफ से। बिल्कुल, तो नतीजे अच्छे आते हुए दिखेंगे एसबीआई की तरफ से। एक्सपेक्टेशन भी है, आज थोड़ा सुस्त है बट वैसे एसबीआई में थोड़ी स्ट्रेंथ भी दिखी है। शरद जी, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन एसबीआई से? जी, हमको ये काउंटर बहुत सही लगता है। 1.6 के प्राइस टू बुक पे अभी भी वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एनपीए वाली स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो गई है, इनकी बुक्स में भी कम हो गई है, प्लस सब्सिडियरीज की अनलॉकिंग का भी एक स्कोप बिल्कुल रहता है इस कंपनी में, क्योंकि 3-4 ऐसी सब्सिडियरीज हैं जिनकी लिस्टिंग का भी इनडायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ से भी करीब 30-35% का और उछाल इस कंपनी में संभव है। 30-35% का उछाल संभव है, बुलिश व्यू है इस पर शरद जी का। बट ऑफकोर्स देखते हैं कल आएंगे नतीजे, क्या ये डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं। एक्सपेक्टेशन तो अच्छे नतीजों की ही है। आइए, 2:45 बज गए हैं, वक्त है स्वागत करने का भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। भसीन साहब, लगातार दूसरे दिन बाजार सुस्त है और आज वॉलेटिलिटी ज्यादा रही है। कल वन वे मूव थी गिरावट की, आज दोनों तरफ का मूवमेंट दिखा है। तो एक बार बाजार की चाल पर आपकी राय सर? तो दीपांशु देखिए, ग्लोबली देयर इज अ रेट सीन ऑफ रेट इंक्रीजेस मार्जिनली, द बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट्स रेट, बट वी कंटिन्यू टू बी इन अ स्पेस वे जहां ग्रोथ इज आउटनंबरिंग। आप कोई भी रिजल्ट देखिए, चाहे मेटल्स हो, ऑटो हो, बैंक्स हो, मिड कैप बैंक्स के तो रिजल्ट ही बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत उसका प्रॉफिट बुकिंग का असर है। आई वुड एक्सपेक्ट दिस टू फ्लैटन आउट नेक्स्ट वीक। यू कैन नॉट where they are and dollar weaken and banks and financial not participate। तो मेरा टॉप पिक तो यहाँ ऑटोज है और ऑटो रिलेटेड है। और मैं आपको अपडेट दे दूं, आपके यहाँ मैंने हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, सेल सब बाय दिए हुए थे और उसके सामने रिलायंस शॉर्ट दिया था। देखिए कितना बढ़िया ट्रेड रहा। टाटा स्टील के नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बायज हैं जो मुझे लगता है कन्विक्शन है और यहाँ पे पैसा बनेगा। नेक्स्ट वीक से मार्केट शुड ट्रेंड अपवर्ड्स। सर क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप लीजिए हीरो मोटो। हीरो मोटो 60-65 रुपए डिविडेंड था लास्ट ईयर, पता नहीं डिविडेंड कितना आएगा, लेकिन शेयर में फ्यूचर्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 5655-60 में लीजिए, 5610 का स्टॉप लॉस, 2750 का पहला टारगेट, 2750 आज का हाई है। ये अगर क्रॉस हो गया तो 2825 का नेक्स्ट टारगेट है। हीरो मोटो हैज टर्न द कॉर्नर। दूसरा पिक रिलेटेड टू ऑटो है, जो आपने चोला फाइनेंस की चाल देखी। अब L&T फाइनेंस, इट्स द लार्जेस्ट
लार्जेस्ट टू व्हीलर लेंडर एंड देयर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज रिलेटिवली लो। तो 75, साढ़े 75, पौने 76 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 72, 81 to 82 का टारगेट। और तीसरा पिक होएगा विच इज going to be the biggest beneficiary of rising rates because of the underlying asset, gold assets, Manappuram। 56 रुपए का भाव है, 56, 56 में लीजिए, 52.5 का स्टॉप लॉस, 163 to 164 का टारगेट। ओके, तो 163, 164 के टारगेट के लिए मनप्पुरम फाइनेंस पर करें खरीदारी, L&T फाइनेंस पर करनी है खरीदारी, और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प। तीनों आज सुस्त हैं और गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढने को कह रहे हैं भसीन साहब। आपके लिए शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। मंडे को आपसे फिर से होगी शुरुआत, कुछ और बेहतरीन कॉल्स आपसे हम लेंगे। पर इस बीच जो वीकनेस आई है उस पर एक बार नज़र डाल देते हैं और कहां से थोड़ा प्रेशर बाजार पर बनते हुए दिख रहा है। SBI कार्ड्स की बात कर रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय कमजोर है, SBI नीचे आपको आते हुए दिखा है, RBL बैंक, फेडरल बैंक ये भी इस समय फिसल रहे हैं और PNB भी गिरावट दिखा रहे हैं। तो सारे PSU बैंक्स थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेंड आ रहा है। फ्राइडे का भी सेशन है, उससे पहले आप थोड़ी गिरावट आते हुए देख रहे हैं और बैंक निफ्टी कल वीक हुआ था, आज भी अब 250 पॉइंट्स नीचे ही आते हुए दिख रहा है। फेडरल बैंक सुमित जी 100 के नीचे आया है फेडरल बैंक इस समय, आपका वैसे काफी बड़ा भरोसा रहता है, ये वापस खरीदारी का मौका है या फिर थोड़े और डिप का इंतजार करेंगे सर? दीपांशु, अगर पोजिशनली खरीदना है तब तो डिप्स में खरीदारी करें। 95, 96 के आसपास इसके अंदर बाय बनेगा। 100, 102 का लेवल जैसे ही निकलेगा और ऊपर सस्टेन करेगा तो 108 से 110 का मूव देखने को मिलेगा। तो 1-2 रुपया 3 रुपए नीचे आ सकता है, बट पोजिशनली लेना है तो डिप्स में खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चलें। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक, डिप्स पर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, बट थोड़ा मुनाफा वसूली आपको सारे बैंक्स दिखा रहे हैं। फेडरल, RBL, PNB, BOB, SBI ये सारे के सारे आपको गिरते हुए दिख रहे हैं इस समय। देखते हैं और यहाँ पर वीकनेस बननी बाकी है या फिर यहीं पर होल्ड करेंगे या नहीं। आइए, SBI की तो हमने बात कर ली, अब जानते हैं देवांशी के साथ कि BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके भी आने वाले हैं नतीजे, एक और सरकारी बैंक है, यहाँ पर क्या अनुमान है? देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा से बहुत ज़्यादा शानदार नंबर्स का अनुमान नहीं किया जा रहा और उसकी एक वजह है कि जो ट्रेजरी आय है बैंक की वो इस बार कम होती हुई दिखेगी, जिस तरह से यील्ड्स पर मूवमेंट आती हुई दिखी है। और जितने भी PSU बैंक्स हैं उनके लिए यील्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बॉन्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ट्रेजरी आय इस बार कम होती हुई दिखेगी, जिसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल जो टोटल इनकम है यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो करीब 4% तक बढ़ता हुआ दिखेगा इस तिमाही में। इसके साथ ही देखना होगा कि जो ओवरऑल इनकी जो स्लिपेजेस है वो कितनी कम हो रही है। माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा गिरावट इस बार स्लिपेजेस में आती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने मिल सकता है आपको, क्योंकि और इसके साथ ही जो रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स हैं वो थोड़े से इस बार कम होने का भी अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही जो लोन बुक है वो स्टडी रह सकती है इस बार। देखना होगा कि आने वाले समय के लिए जो वॉच लिस्ट है वो किस तरह से होती हुई दिख रही है। एसेट क्वालिटी पर फोकस रहेगा, आने वाले समय में जो डिमांड है वो किस तरह से रहती है इस पर भी नजर रखें, लेकिन प्रोविजंस थोड़े से कम हो सकते हैं और इसी के चलते मुनाफे में एक बढ़त देखने मिल सकती है। मुनाफा इस बार ऑलमोस्ट 80% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है, ये अनुमान फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर भी देखते हैं कैसे रहेंगे नतीजे। किरण जी, कोई राय बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर? ये मुनाफा वसूली पे खरीदना है या वेट करना है सर? दीप, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जिस तरीके से अभी थोड़ा सा नरमाई देखने को मिल रही है, मेरा मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेकेंड बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा स्टॉप लॉस जो है मीडियम टर्म आउटलुक का वो 100 रुपए के नीचे रहेगा। हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी है 95 से लेके 110 तक, तो थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है अभी, पर मेरा मानना है कि करंट लेवल से अगर आप एक्यूमुलेट करना चालू कर देते हैं तो और 100 रुपए के नीचे आपका स्टॉप लॉसेस होता है, तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक वापस एक बार एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। मैंने जो कॉल ऑप्शन दिया था फरवरी सीरीज के लिए वो उसके टारगेट्स लगभग 128 के है, पर जब तक वो 100 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता तब तक मैं लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह दूंगा। तो भरोसा बनाए रखिए, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है क्योंकि हफ्ते के पहले 3 दिन स्पेशली ट्यूसडे और वेडनेसडे को बाजार काफ़ी मजबूत रहे, उसके बाद से थोड़ा कूल ऑफ मोड में आ रहे हैं, तो इस समय कूल ऑफ को कंटिन्यू होने दीजिए, बट लेवल्स अगर आप आपकी ट्रेड्स होल्ड कर रहे हैं तो परेशानी की बात नहीं है, ये किरण जी आपको क्लियरली कह रहे हैं इस समय। और स्टॉक भी देखिए थोड़ा सुस्त है इस समय बाजार के मूड माहौल के साथ, पर कोई ऐसी बड़ी गिरावट अभी तक तो यहाँ पर आपको आती हुई नहीं दिखी है, तो चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा इस पर रखनी है नजर रखिए। रैडिको खेतान पर, इस पर नतीजों के बाद एक शार्प फॉल आते हुए दिखा
दिखा है। एक बार जरा इसके चार्ट पर भी राय ले लीजिए। मुदत जी, काफी एक्साइटेड था बाजार रैडिको खैतान से, अच्छी मूव भी आई, ट्रेड में भी काफी एक्टिव रहा। आज जो गिरावट आई है इस पर क्या करना है सर? 6% नीचे। दीप, अभी और करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिलेगी। 940 रुपए तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखाएगा। टॉप पर स्टॉक ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसकी नेक लाइन का ब्रेकडाउन आज मॉर्निंग में ही देखने को मिला है और कहीं भी स्टॉक संभला नहीं है, लगातार वहां से करेक्शन देखने को मिली है। देखिए जिस तरह का ब्रेकडाउन हुआ है, 940 पर सपोर्ट आएगा, वहां पर 200 डेम आए। अगर 940 भी ये स्टॉक नहीं संभाल पाया, फिर उसके बाद 900 रुपए तक की डाउनसाइड इस काउंटर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जिसके पास भी पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। 940 पे वेट एंड वॉच करेंगे, रिव्यू करेंगे। अगर 940 ब्रेक होता है तो फिर एक बार 900 रुपए तक की डाउनसाइड रैडिको में नजर आती है। ओके, तो ये है आपके लिए रैडिको, जहां पर आप रख सकते हैं नजर। चलिए, अच्छी मूव आई थी आज। जो इसमें गिरावट है, वापस खरीदारी का मौका मिलेगा, बट फिलहाल इन लेवल्स पर नहीं करें खरीदारी। अभी थोड़ा और करेक्शन का इंतजार करें, ये आपके लिए क्लियर राय बनती हुई दिख रही है। एक काउंटर और है जेके सीमेंट, जिसके नतीजों का है हमें इंतजार। एक बार जरा जेके, कल आने वाले हैं इसके नतीजे, तो एक बार जरा चार्ट चेक ले लिया जाए जेके सीमेंट पर। कुणाल जी, कोई राय? जेके सीमेंट का चार्ट देखें सर, एकदम सपाट है इस समय। देखिए काफी समय से हम देख रहे हैं दीपांशु कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक बहुत जबरदस्त है और इसका कंसोलिडेशन जैसे ही पूरा होगा इसमें वापस से आपको अपमूव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में देखिए, अगर मान लीजिए नतीजों की आपाधापी में थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। स्टॉक के लिए बड़ा सपोर्ट 3100 के आसपास है, तो वो अच्छे एक्विजिशन लेवल्स हो सकते हैं। 3150 के आसपास खरीदें, होल्ड करें, मुझे लगता है वापस से 3800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो 3800 के लेवल्स आपको वापस देखने को मिल सकते हैं, ये है आपके लिए राय। जहां तक सवाल है जेके सीमेंट का, सीमेंट स्पेस पर रखिए नजर, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं जेके सीमेंट के, नतीजे आने वाले श्री सीमेंट के, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इंडिया सीमेंट्स के नतीजों पर भी हमारी नजर है। तो अब सीमेंट अर्निंग्स की वजह से फोकस में दोबारा आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट वरुण हमारे साथ हैं तैयार बताने के लिए कि श्री सीमेंट के नतीजे कैसे रह सकते हैं। वरुण बताएं। डीप, नतीजे थोड़े कमजोर रहने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और अब तक आपने देखा जितनी भी सीमेंट कंपनियों के नतीजे आए ना, वहाँ कोई फायरवर्क्स देखे नहीं गए थे, कुछ इक्का दुक्का ठीक भी आ गए थे। बाकी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स पे प्रेशर था और इस कंपनी के हाल भी वैसे ही रहेंगे। देखिए ओवरऑल वॉल्यूम जो हमारा अनुमान है, करीब 7% के आसपास इस कंपनी के वॉल्यूम जो है वो गिरने वाले हैं। नो डाउट प्राइसिंग थोड़ी फर्म थी सीमेंट कंपनीज की तरफ से, काफ़ी जगह पे प्राइस हाइक लिए भी गए थे, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट इतना बढ़ चुका है कि अब प्राइस हाइक लेने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और इसके लिए मार्जिन जो है वो दबाव में रहेंगे। हमारा अनुमान है, जैसे कि मैंने कहा कि वॉल्यूम 7% गिरने वाले हैं, रेवेन्यूज महज 1.7% के आसपास बढ़ेंगे। अब यहाँ ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइस हाइक्स ली गई थी, लेकिन आप एबिटा फ्रंट पे देखिए, एबिटा 20% गिरने वाला है। एबिटा मार्जिन वहाँ करीब 7% के आसपास की गिरावट है, 32.9% से गिर के 25.9%, और मुनाफा 16.5% गिरने वाला है, 626 करोड़ से घटकर 522 करोड़ के आसपास आएगा। एबिटा पर टन वहाँ करीब 12% की गिरावट, रियलाइजेशन पर टन करीब 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिलेगी। तो नो डाउट नतीजे कमजोर रहेंगे, एक रेवेन्यूज बढ़ने वाले हैं, उसके अलावा हर जगह अगर आप देखेंगे तो आपको डी ग्रोथ ही देखने मिलेगी। डी ग्रोथ मिलेगी, मजा नहीं आने वाला? नहीं आने वाला, मजा बिल्कुल नहीं आएगा। अल्ट्राटेक के तो अच्छे आए थे नतीजे, वही मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ कंपनियां थी इक्का दुक्का जहाँ पे आपको देखने मिला कि नतीजे अच्छे थे, लेकिन उसके अलावा कोई फायरवर्क्स। आप छोटी छोटी कंपनियां देखिए जहाँ पे अक्सर हम देखते थे कि बड़े बड़े फायरवर्क्स देखने मिलते थे, वहाँ क्या हुआ? इस बार वैसी मूव, इस बार वैसा मार्जिन प्रेशर है। अल्ट्राटेक पे भी यही देखा था। हाँ, मार्जिन प्रेशर तो था, लेकिन ठीक है, वहाँ पे फिर भी ग्रोथ अच्छी थी। यहाँ पे शायद ग्रोथ भी थोड़ी ढीली रहेगी ग्रोथ। शरद जी, कोई एक्सपेक्टेशन? मार्जिन प्रेशर तो है ही, एक्सपेक्ट कर ही लिया है, बट एबिटा पर टन, रियलाइजेशंस, यहाँ पर भी दबाव दिख सकता है, या फिर जो सेल्स आ रही है वो तो अच्छी है, तो एक राहत तो वहां से दिखेगी? जी, हमारे हिसाब से टॉप लाइन में भी बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट दिखेगा और बॉटम लाइन के लेवल पे थोड़ी बहुत श्रिंकेज दिख सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक मेजर पार्ट है, प्लस आपके पेटकोक के प्राइसेस भी काफ़ी ऊंचे रहे हैं, वापस ऊपर गए हैं कोल प्राइसेस के साथ साथ। तो ये दोनों फैक्टर्स मिला के अक्रॉस सीमेंट पे थोड़ा प्रेशर है। बट जनरली हमें लगता है कि जिस तरीके की करेक्शन सीमेंट में ऑलरेडी आ गई है, श्री सीमेंट की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली बाकी स्टॉक्स में जब हम जनरली गो थ्रू करते हैं, जो हमारे कवरेज में भी कुछ स्टॉक्स हैं, वहाँ हमें लगता है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। यहाँ से करीब 20-25% की अपसाइड उन स्टॉक्स में हमें दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट स्टॉक्स पर राय। बेसिकली देखते हैं कैसे यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए किरण जी के पास चलें, किरण का कमाल। बताएं सर।
पहले तो डिस्क्लोजर ये हमने हमारे क्लाइंट्स को कॉल दिया हुआ है और ये हम होल्ड करने वाले हैं और सोमवार मंगलवार तक होल्ड करने वाले हैं। बेरिश स्टांस है तो पुट लेने की सलाह है। मैं पहले कॉल देता हूँ। एमसीएक्स पर पुट बाय करनी है और पुट बाय करनी है आपको 1440 की पुट ऑप्शन, जो कि अभी 62-63 लेवल्स के आसपास है। आपका स्टॉप लॉस 50 रुपए का होना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 95 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। दीप, ये बहुत ही क्लासिकल ब्रेकडाउन है। हमने देखा है जुलाई महीने से लगातार ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा था। आज पहली बार मल्टीपल सपोर्ट लेवल टूटे हैं एमसीएक्स पे। काफी लॉन्ग कॉल्स आई थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा आते दिनों में। और मेरा मानना है कि ये कॉल का टारगेट आपको कैश लेवल्स में 1332 के आसपास के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट रहेगा, दूसरा 1300 का रहेगा। तो 1332 1300 के टारगेट्स के लिए आपको एमसीएक्स शॉर्ट करना है। अभी 1432 33 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है 1440 के पुट ऑप्शन इसी सीरीज के। ओके, तो 1440 का पुट ऑप्शन खरीदना है। बड़ा ब्रेकडाउन देख रहे हैं। स्पॉट लेवल्स क्या निकल कर आएंगे सर अगर टारगेट हिट होता है तो? 1332 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 1300 दूसरा टारगेट रहेगा। तो मेरा मानना है कि 1330 1300 के टारगेट्स आपको कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए। दीप, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है उसके साथ साथ एक बड़ा सपोर्ट लेवल तोड़ा है, ये काफी खराब दर्शाता है टेक्निकली। आज के वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। तो ये है आपके लिए एमसीएक्स। शरद जी, ट्रैक करते हैं सर आप एमसीएक्स? हमने देखा नतीजे तो काफी खराब रहे, इनफैक्ट पिछले कई क्वार्टर से नतीजे खराब रहे हैं। वॉल्यूम्स में हमने गिरावट आती हुई देखी है, परफॉर्मेंस काफी सुस्त रही। इनके ऑप्शन सेगमेंट में फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट अदरवाइज काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। और ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट करें एमसीएक्स में सर? देखिए, अभी भी अगर आप फॉरवर्ड मल्टीपल पे देखें तो 33-34 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। तो मुझे लगता है थोड़ी और करेक्शन एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये बाजार में इस बार करेक्शन की अगर आप पूरी शुरुआत से लेके अभी तक पिछले 3-4 महीनों में जैसे रेंज बाउंड हो गया बाजार, अगर आप लगातार देखें तो जो एबनॉर्मल मल्टीपल्स या हाई मल्टीपल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहे थे, ज़्यादातर करेक्शन उन स्टॉक्स में आई है जहाँ मल्टीपल्स को रीबैलेंस किया गया है। तो मुझे लगता है यहाँ भी थोड़ी बहुत और करेक्शन आपको देखने मिल सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए एमसीएक्स। हिमांशु जी ने भी यहाँ पर आपके लिए सेल कॉल दी थी कल और उनका टारगेट भी हिट हो गया। तो हिमांशु जी का टारगेट है हिट। किरण जी की तरफ से यहाँ पर पुट खरीदारी की राय आ रही है। आइए, सुमित जी भी हैं हमारे साथ और वो दे रहे हैं अपनी कॉल। सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दिवांशु, थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा आपको मेरे को। मैं स्टॉक ढूंढता हूँ और फिर वापस से आपके पास आता हूँ, तब तक आप बाकी लोगों का कॉल लीजिए। चलिए, थोड़े टाइम दे देते हैं। तब तक मंडे का काम आज ही करने को तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी, बिगुल। उनके लिए पिक ऑफ द डे का बताएं सर। दीपांशु, पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है, इसलिए इसको पिक ऑफ द डे में ले रहे हैं। स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट नीट, क्लीन, क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है। मार्केट की वीकनेस में बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो रहा। जिस तरीके का ये टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक मंडे को एक बड़ा ब्लास्ट करने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, जैसा राकेश जी ने कहा कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। यहां पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट्स पर दिखाई पड़ रहा है। बाजार कमजोर है, सारे फाइनेंशियल्स पिट रहे हैं, लेकिन चोला में जो ब्रेकआउट है इस स्टॉक में ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस रखना है 662 रुपए पर। 662 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 690 रुपए का, 690। इवेंचुअल टारगेट 701 रुपए का है। ओके, 690 701 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलनी है चोला इन्वेस्टमेंट पर। इस बीच किरण जी, सही समय पर आपने एमसीएक्स की मूव पकड़ी सर, क्योंकि आपके बात करने के बाद स्टॉक गिरा है और अभी भी खबर भी आ रही है कि 4 लाख शेयर्स के कई सौदे भी एमसीएक्स पर होते हुए दिख रहे हैं। तो एग्जैक्टली जब ये सौदे हो रहे थे तब आपने जब आपने मूव पकड़ी है सर, और वहां से स्टॉक थोड़ा और प्रेशर में भी बनते हुए दिख रहा है। तो 4 लाख शेयर्स के सौदे होते दिख रहे हैं एमसीएक्स में, और किरण जी ने अभी आपके लिए पुट खरीदारी की भी राय दी है। शरद जी भी कह रहे थे यहाँ से स्टॉक थोड़ा और फिसलते हुए दिख सकता है। तो ऑल इन ऑल एमसीएक्स इस समय रुझान इसका फेवरेबल नहीं दिख रहा है बाजार में, ये आपके लिए क्लियर व्यू बन रहा है।
कुछ व्यू बन रहा है कुछ और स्टॉक्स में भी जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर इस समय, क्योंकि अच्छी मूव आई है। VRL लॉजिस्टिक्स में 5.5% ऊपर है और एजिस लॉजिस्टिक्स इस पर भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो इन दो काउंटर्स पर भी रखिए नजर। सुबह से थोड़ी मूव दिखाई रहे थे VRL लॉजिस्टिक्स इन पर्टिकुलर। अदानी एंटरप्राइजेस पर अभी खरीदारी आई, तो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड स्पेस में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये सारे काउंटर्स मूव कर रहे हैं। ABB एक और काउंटर थोड़ा हैवी वेट है, अभी रिसेंटली वायदा कारोबार में आया है, ज़्यादा मूव नहीं दिखाता है, थोड़ा वॉल्यूम्स भी इसमें कम रहते हैं, पर इसका पर भी एक्शन बन रहा है। आने वाले हफ्ते में इसके नतीजे आएंगे, यहाँ पर भी मूव आ सकती है। ABB के जरा चार्ट पर एक बार राय भी ली जाए मुदित जी से। मुदित जी कोई राय ABB? देखिए लगातार अप ट्रेंड में ये काउंटर है और चार्ट पे अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल पैटर्न इस काउंटर में बनता हुआ नजर आ रहा है। उसका ब्रेकआउट है करीब करीब 2365, आज का जो हाई है। जैसे आज का हाई निकालेगा ये काउंटर बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा, उसके बाद 2450 2470 तक के अपसाइड मूव एबीबी में नजर आएंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर बड़ा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर किसी के पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। हाई के ऊपर निकलते और ज्यादा कन्विक्शन आ जाएगा, 2450 2480 तक के टारगेट से काउंटर दिखाएगा। स्टॉप लॉस आएगा 2290 का। तो ये है आपके लिए इस समय ABB जिस पर आपको रखनी है नजर। टाटा कॉम इस पर मूव आ रही है। सुमित जी टाटा कॉम का चार्ट देखें सर। जो टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस तो होल्ड करके चले। 1310 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 1313 टू बी वेरी प्रिसाइज। स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम बनेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 1320 1325 का लेवल तोड़ेगा। 1320 1325 का लेवल जब ये तोड़ देगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तब स्टॉक के अंदर एक बढ़िया और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिर 1400 प्लस के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करें। ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करें। यह है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन पर, इस पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नजर रखिएगा इस स्टॉक पर। कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय मूवमेंट में वापस आपको आते हुए दिख रहे हैं। एम्फेसिस ये एक और काउंटर है जिस पर आपने थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आती हुई देखी है। मिड कैप IT किरण जी वैसे तो कमजोर रहा है पिछले कुछ दिनों से, एम्फेसिस में कोई मूव है? कोई राय सर एम्फेसिस के चार्ट पर? एम्फेसिस पे कोई बड़ी मूव देखने को नहीं मिल जानी चाहिए, क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है। और मेरा मानना है कि इधर से आपका बहुत अच्छा सपोर्ट आता है लगभग 2850 के आसपास और बड़ा रेजिस्टेंस 3300 के आसपास। तो मेरा मानना है कि इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। इस रेंज के बाहर मुझे लगता है कि बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। ओके, तो चलिए रेंज का बाहर निकलने का करेंगे इंतजार और फिर आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिखेगी। चलिए टाटा स्टील, इसके आएंगे नतीजे, जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ क्या है एक्सपेक्टेशन। आशीष, स्टॉक तो थोड़ा एक्टिव रहा है, मेटल स्टॉक्स भी आज बाजार में परफॉर्म कर रहे हैं, टाटा स्टील कैसा परफॉर्म करेगा? दीपांशु बहुत शानदार तोड़फोड़ नतीजे जो है देखने को मिलेंगे और हर लिहाज से आप देखिए इनके जो भारतीय ऑपरेशंस हैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा और साथ में जो यूरोपियन ऑपरेशंस है जिसमें इससे पहले काफ़ी दबाव देखा जाता था, वहाँ पर भी देखें तो काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। देखिए तिमाही के दौरान बिक्री काफ़ी बढ़िया हुई है, कीमतें स्थिर हैं, तो इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। जो टॉप लाइन यानी आय का आंकड़ा है यहाँ पर आपको 40% की बढ़त देखने को मिलेगी। कामकाजी तौर पर भी देखें तो तिमाही काफ़ी बढ़िया 58% का जो इजाफा है आपको एबिटा में देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि जो कोकिंग कोल की कीमतें उसमें लगातार ट्रेंड बढ़ता गया है, इसके चलते इनका भी जो लागत खर्च है वो बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो स्टेबल मार्जिन यानी थोड़ा बहुत एक्सपेंशन है। पिछले साल 23% के कंसोल लेवल पर मार्जिन रिपोर्ट किए थे, इस बार 26% का जो अनुमान है वो बाजार लगाकर चल रहा है। और मुनाफा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको 140% की बढ़त देखने को मिलेगी। काफ़ी बढ़िया नतीजे आएंगे, बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, काफ़ी बढ़िया नतीजे आएंगे और बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। टाटा स्टील के एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है, थोड़ा फिर से कूल ऑफ हो गया है। सुबह काफ़ी एक्टिव दिख रहा था टाटा स्टील, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आया था, कई सारी बाई कॉल्स भी आई थी आपके लिए। सुपर सिड में भी सिद्धार्थ जी ने इसको रेकमेंड किया था। अब दोबारा कूल ऑफ हो गया है, पर देखते हैं टाटा स्टील कैसी मूव दिखा सकता है। मुदित जी कोई राय टाटा स्टील के चार्ट पर? कहाँ आते हैं सपोर्ट लेवल सर, कहाँ पर देखते हैं रेजिस्टेंस? टाटा स्टील में ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, एक कंसोलिडेशन में है। अगर हम बोलें तो साइडवेज टू पॉजिटिव बाइस इस काउंटर में नजर आ रहा है, क्योंकि आज के सेशन में लास्ट 2-3 सेशन का जो हाई था उसके ऊपर निकला है ये स्टॉक। और अभी जो जिस तरह का मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, बट स्ट्रक्चर वाइज अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है टाटा स्टील। जब तक चार्ट्स पे ये 1140 के लेवल को होल्ड करता है तब तक डिप में बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 1250 1270 तक के अपसाइड मूव टाटा स्टील में नजर आएंगे, तो पोजीशन है होल्ड करके चलिए 1140 के स्टॉप लॉस के साथ।
ओके, तो टाटा स्टील 1140 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलने की राय आ रही है। 1180 पर है काउंटर, देखते हैं नतीजों के बाद कैसी मूव आएगी। इस समय यहाँ पर आप मूव आते हुए देख रहे हैं। कुछ खबर आती हुई दिख रही है, आपको याद होगा टेस्ला के इलॉन मस्क साहब ने कई बार ट्वीट कहा है कि भारत में अगर गाड़ियां बेचनी है तो उन्हें इंपोर्ट टैक्स कम करना पड़ेगा। जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स भारत में इंपोर्ट होती हैं वो डबल टैक्स लेती हैं, 105% का टैक्स लेती हैं, उसे कम करने की मांग की थी। फिलहाल इस मांग को खारिज किया गया है, तो सरकार इस पर कोई एक्शन लेने की तैयारी में नहीं है। इट्स बेटर भारतीय कंपनी को ही वो सहारा दिया जाए, हालांकि किसी विदेशी कंपनी के इनबिल्ट कंप्लीटली बिल्ट कार को इंपोर्ट किया जाए। बट ऑफ कोर्स टेस्ला ने भारत में ऑलरेडी ऑफिस सेटअप कर लिया है, प्रोडक्शन यूनिट्स की भी वो तलाश में है। बट टेस्ला की कार्स अगर इंपोर्ट होने वाली हैं तो उस पर टैक्स पर कोई छूट नहीं लगेगी, ये इस समय खबर आ रही है। अच्छी बात है हमारी खुद की भारतीय कंपनीज के लिए जो ईवीज बनाने की इस समय तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये एक खबर है जो अभी अभी आई है जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए, 100 पॉइंट्स की रिकवरी बैंक निफ्टी पर निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। वॉलेटिलिटी बाजार में है भरपूर। अशोक लेलैंड, इस पर एक बार जरा चार्ट चेक लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक निचले स्तर से एक्चुअली रिकवर कर रहा था, वापस फिसलते हुए दिख रहा है। बट नजर रखते हैं अशोक लेलैंड अगले हफ्ते के लिए। मारुति, इस पर भी रखिएगा नजर, ये भी अगले हफ्ते थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख सकता है। पर अशोक लेलैंड अब फिलहाल कुछ ऐसी बड़ी मूव नहीं आ रही है, तो जाने देते हैं इस काउंटर को। अच्छा एक्शन में दिख रहे थे ऑटो स्टॉक्स, अब वापस थोड़ा मोमेंटम कूल ऑफ किया है। जमुना ऑटो, इस पर एक अच्छी मूव आई है। सुमित जी से राय लेते हैं। सुमित जी, जैसे ये टेस्ला की न्यूज़ हमने बात करी, जमुना ऑटो पर एक स्पाइक बनते हुए दिखा। ऑफ कोर्स ये भी है इस स्पेस में, आई डोंट नो इस खबर की वजह से है या कुछ और हुआ है, बट जमुना ऑटो पर सडनली स्पाइक आते हुए दिखा। सर जरा चार्ट देखें। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे ही आपने खबर का डिस्कशन स्टार्ट किया वैसे ही जमुना ऑटो में मोमेंटम देखने को मिला है। और वैसे भी आपको ध्यान होगा बहुत लोअर लेवल से मैं कंटिन्यूसली बोलते हुए आ रहा हूं कि जमुना ऑटो अब धीरे धीरे करके सबको जमेगा। जमुना ऑटो अभी यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा। स्टॉक ने ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्शन दिखाया है, लेकिन ये 100 रुपए का लेवल होल्ड कर रहा है। तो 100-102 का लेवल जब तक होल्ड करेगा, पोजिशन होल्ड करें। स्टॉक के अंदर ऊपर में जैसे ही 110 का लेवल निकलता है इमीडिएटली, तो आने वाले दिनों में 120 रुपए से लेके 125 रुपए तक का मूव जमुना ऑटो में देखने को मिलेगा। आई विश मेरे खबर मार्क करने पर ये स्टॉक मूव किया होता, बट एक्चुअली जैसे ही ये खबर आई वैसे ही जमुना ऑटो के नतीजे भी आए और नतीजों पर ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, ना कि उस खबर पर। लगभग 30% की बढ़त आपने मुनाफे में देखी है। 30 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ का मुनाफा आया है। आय 343 करोड़ से बढ़कर 445 करोड़ की आई, तो 100 करोड़ आय में आपने बढ़त देखी है करीब 30-32% की, और वैसी ही बढ़त आपने मुनाफे में देखी है। और उसका रिएक्शन जमुना ऑटो के चार्ट पर आप इस समय आते हुए देख रहे हैं, तो नतीजों का रिएक्शन आ रहा है। सेठी साहब के रेडार पर भी रहा है ये काउंटर कई बार, और वो भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सुमित जी तो ऑफ कोर्स ट्रैक करते हैं, जैन साहब के भी रेडार पर है, और नतीजों के बाद ये स्टॉक इस समय रिएक्ट कर रहा है। तो नतीजों का रिएक्शन है जमुना ऑटो पर, और स्पाइक भी चार्ट पर आते हुए दिख रहा है। अच्छे नतीजे भी ऑन द फेस ऑफ इट जमुना ऑटो के आपको इस समय दिख रहे हैं, तो उसी का रिएक्शन इस चार्ट पर है। कुछ और कैश स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। आईआरबी इंफ्रा, इस पर भी एक अच्छी मूव है। 300 का लेवल आईआरबी इंफ्रा क्रॉस कर रहा है और इसमें एक अच्छा स्पाइक भी आ रहा है। थोड़ा एक्साइटमेंट भी शरद जी बना है इस स्पेस पर बजट के बाद। आईआरबी इंफ्रा ट्रैक करते हैं सर, कोई राय? 2% ऊपर और अभी एक फ्रेश स्पाइक भी आ रहा है इस पर। भारी ग्रोथ की है इन कंपनी से अगले 2 साल में, तो जनरली वो एक्सपेक्टेशंस का बिल्डअप इतना स्ट्रांग रहता है, उसमें अगर वो खरे नहीं उतरते तो फिर करेक्शंस भी बहुत शार्प आती हैं। हमारे हिसाब से अभी भी ये FY23 के नंबर्स पे लगभग 20-21 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो मुझे लगता है इंफ्रा स्पेस में इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो थोड़ी महंगी कंपनी है इंफ्रा में, और आपके लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे, तो आईआरबी इंफ्रा फिलहाल आप जाने दीजिए। पर नजर रखिए REC पर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्प, ये भी वही एक चार्ट है जो कभी कभी आपको मूव दिखाता है। नतीजों के बाद अब मूव ये दिखा रहा है। मुनाफा 3770 करोड़ का यहाँ पर आपको आते हुए दिखा है। तो REC फर्स्ट कट, मुनाफे के बाद स्टॉक थोड़ा आपको एक्शन में बनते हुए दिखेगा। पिछले साल के मुकाबले मुनाफे की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छी बढ़त भी बनती हुई देखी है। करीब 2260 करोड़ से बढ़कर 3770 करोड़ का यहाँ पर आपने मुनाफा आते हुए दिखा है। कुल आय भी अच्छी आई है, बट ऑफकोर्स इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम निकाल कर वहाँ पर डायरेक्ट आपके लिए कंपैरिजन करेंगे, बट ओवरऑल अच्छे नतीजे रख रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट आय में भी अच्छी बढ़त आई है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मुनाफे में भी आपने अच्छी बढ़त देखी है। कुणाल जी, REC का चार्ट यूजुअली ज़्यादा हमारे डिस्कशन में रहता नहीं, बट नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। स्टॉक में भी थोड़ा थोड़ा मोमेंटम आ रहा है।
ओके, कुणाल जी से संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे। बंसल जी, जरा आप ही चार्ट देख लें सर, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉप। बिल्कुल दीपांशु चार्ट इसका पॉजिटिव है। 2 दिन पहले इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला था। आज इसके अंदर शेकआउट हुआ है, नीचे में 138 के नीचे भी गया है, बट ब्रेकआउट के स्तरों के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एज लॉन्ग एज 140 के ऊपर सस्टेन करता है, 140 के ऊपर रहता है, सब कुछ ठीक है। 140 के नीचे अगर निकल जाता है तब यहाँ दिक्कत है, तब जिन्होंने भी ले रखा है तब निकलने की राय होगी। तो 140 एक मेक और ब्रेक लेवल है, इन लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉप, जिस पर एक मूव आ रही है। एक बहुत ही शार्प मूव आपको कच्चे तेल पर आती हुई दिखेगी। आपको याद होगा सुबह सुमित जी से हमने कच्चे तेल के लेवल्स भी लिए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बड़े लेवल्स की बात कर रहे हैं। भारतीय बाजार में देखिए, आज सुबह हम मूव कर रहे थे तब हमने देखा था करीब 150 रुपए की मूव के साथ आए थे। अब आपको 200 रुपए से ज्यादा की मूव कच्चे तेल में आती दिख रही है। 6850 के पार आज भारतीय बाजार में तेल के दाम गए हैं। 3% की मूव आज आपको कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। आइए एक बार वरुण से जानते हैं, ये जो कच्चे तेल में बड़ा उबाल आया है, क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स वरुण, इम्पैक्ट इसका हमारी पॉकेट पर तो सबसे पहले आता ही है, बट बहुत सारे और सेक्टर्स हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट। डेफिनेटली दीप, तो सेक्टर्स तो काफी सारे जहां पे आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा, लेकिन पहले बताता हूं कि कच्चे तेल में ये उछाल जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। इसके 3 बड़े रीजन है दीप। देखिए, सबसे पहले यूएस में अगर आप देखेंगे ना तो ठंड जो है वो काफी ज्यादा पड़ रही है, और जब जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना तब कच्चे तेल की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और वहां पे तो बर्फीला तूफान भी आ रहा है, इस तरह के हालात हो चुके हैं। ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको कच्चे तेल में उछाल देखने मिल रहा है। दूसरा, ओपेक। अगर आप देखेंगे तो ओपेक की इस बार की जो बैठक थी उसमें भी इन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। जस का तस रखा है, मार्च से जितना बढ़ाना था उत्पादन उतना ही बढ़ाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि ओपेक के जो बड़े देश है जैसे कि इराक है, सऊदी अरेबिया है, ये अपने टारगेट्स को भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दिक्कत की बात है। और खासकर इराक अगर आप देखेंगे तो अपने जो इनका नॉर्मल टारगेट है उसको मीट नहीं कर पा रहा है। सऊदी अरेबिया का अगर आप जनवरी का डेटा देखेंगे तो जितना उत्पादन करना था उतना वो नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा संदेह दे रहा है कि सामने अगर इनको अपना जो इन्होंने टारगेट रखा है कि 4 लाख बैरल के आसपास बढ़ाएंगे, क्या ये बढ़ा पाएंगे या फिर वहां पे शॉर्टफॉल होएगा। और माना तो यही जा रहा है कि इसका शॉर्टफॉल आएगा, वो इसके चलते भी कहीं ना कहीं कच्चे तेल के डिमांड में जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। तीसरा बड़ा कारण है रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही तनातनी। नो डाउट मामला फिलहाल ठंडा थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे देश जो है इसमें उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है अब इसमें बीच में पड़ते हुए दिखाई दे रही है। और इसका इम्पैक्ट शायद इसके लिए कच्चे तेल पे आएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इसके चलते काफ़ी सारी पाइपलाइंस है जो यहाँ से वहाँ जाती है, उसको कोई इम्पैक्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं रशिया तो जाहिर सी बात है कि कच्चे तेल में बड़ा प्लेयर है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसके लिए भी कच्चा तेल जो है वो आपको उछाल दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो 3 मेन रीजंस है। जहाँ तक कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो सबसे मेन तो ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, इनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। इनफैक्ट $1 के आसपास अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो ओएनजीसी पे तो 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पे फायदा होता है, और ऑयल इंडिया को करीब 500 से 600 करोड़ के आसपास। अपस्ट्रीम कंपनीज को फायदा होता है। साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उनको थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। अपस्ट्रीम कंपनीज के साथ साथ ये जो ड्रिलिंग कंपनीज है ना, वहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उनको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलते हैं। तो जिंदल ड्रिलिंग हो गया, इसके अलावा आपका यूनाइटेड ड्रिलिंग हो गया, एशियन एनर्जी एक्सचेंज हो गया, इनको फायदा होता है। और जितने भी कंपनीज इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है, भले आप एफएमसीजी कंपनीज ले लीजिए, पेंट कंपनीज ले लीजिए, सीमेंट कंपनीज ले लीजिए, इनके लिए काफ़ी ख़राब होता है। और हाँ, एविएशन कंपनीज यहाँ पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि इनको भी एटीएफ के प्राइसेस तो कच्चे तेल से ही कहीं ना कहीं लिंक रहते हैं, तो वहाँ भी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन हाँ, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी निर्भरता जो है कच्चे तेल के इंपोर्ट पे है। बुरा हाल करा हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर हैं पेट्रोल प्राइसेस। पंप लेवल पर तो पेन आपको दिख ही रहा है, बट एटलीस्ट ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ से और नहीं बढ़े। हालांकि एक आई थिंक गोल्डमैन सैक्स की या किसी की एक रिपोर्ट आई है कि अब दिसंबर 2022 तक ये कह रहे हैं कि तेल काफी सब्सटैंशियली नीचे आ जाएगा। मुझे तो कभी कभी इनकी रिपोर्ट पे सबसे ज्यादा डाउट जाता है, ये कभी 125, कभी 100, कभी कुछ, और लगता है ये है ना, ये टारगेट देके इनके प्राइस नहीं आ रहे, प्राइस को चेस कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका आ जाता है प्राइस, वैसे नया टारगेट आ जाता है। चलिए आशा करते हैं कि अब नए टारगेट्स नीचे की तरफ ज्यादा आए, ऊपर की तरफ कम, बिकॉज
पेन डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी बढ़ रहा है। 8 साल की ऊंचाई पर आपको इस समय तेल के दाम दिख रहे हैं और कुछ सेक्टर्स के लिए काफ़ी दबाव की बात है। हालांकि ONGC ऑफ कोर्स इससे काफ़ी खुश रहा है क्योंकि वहाँ पर एक अच्छी मूव आई है। क्या है सेंसिटिविटी वरुण, $1 की ONGC? $1 अगर बढ़ता है ना यहाँ से कच्चा तेल तो करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए के आई जो है वो इस कंपनी की बढ़ती है सालाना बेसिस ONGC की। तो सबसे बड़ा फायदा किसी को तो ONGC को। आने वाले कुछ क्वार्टर्स तो दमदार रहेंगे, इनके तो दमदार रहेंगे। अब वो बात अलग है कि सरकारी कंपनी तो लेट्स सी हाउ दे पास इट ऑन, बट होना चाहिए आइडियली, होना चाहिए बिल्कुल। और किरण जी ONGC को ट्रैक भी करते हैं। किरण जी, कोई राय ONGC के चार्ट पर सर? दीप, ONGC पे मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। हालांकि 170-175 एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है। हमने कई वीक्स देखे इस जोन में, तो मेरा मानना है कि आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 165 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और 175 के ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव होके बाय करके चलना चाहिए अगर फ्रेश बाय किसी ने नहीं किया है तो। लगातार हमने कई बाइज दिए हैं 140 से लेके 160 तक। तो अभी मेरा मानना है कि जो लॉन्ग पोजिशंस है उनके लिए 165 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और ONGC पर करें फोकस। आज थोड़ा सुस्त जरूर है, बट जैसी कच्चे तेल की मूव आई है डेफिनेटली ONGC जैसी कंपनी के लिए तो अच्छी खबर है ही। आइए मुद्दे जी के पास चलते हैं BTST के लिए। बताएं सर। देखिए दीप, लॉजिस्टिक स्टॉक में कुछ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एजिस लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं या और भी लॉजिस्टिक स्टॉक देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट आज के सेशन में देखने को मिला है। एक ऐसे ही लॉजिस्टिक स्टॉक जहां पर बॉटम फिशिंग बनती हुई नजर आ रही है, बाय करके चलेंगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं स्टॉक में 410 रुपए के बाद लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा था। लास्ट 10-12 सेशन से जो बॉटम फिशिंग हुई है, आज के सेशन में सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। और पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बेस पर बनता हुआ नजर आया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। 350 यहाँ पे CMP है, BTST करके जाने की सलाह दे रहे हैं। कल के सेशन में 362 और 365 तक के अपसाइड मूव ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 343 का। अगर यहाँ से कोई पोजिशनल ट्रेड भी बनाना चाहता है तो हमें लगता है 380 रुपए से 395 रुपए तक के भी अपसाइड मूव ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में नजर आएंगे। ओके, 380 से 395 के टारगेट भी आपको पोजिशनल बेसिस पर आ सकते हैं। फिलहाल 362-365 के लेवल्स पर रखनी है नजर। ऑल कार्गो, थोड़ी देर पहले VRL की बात हो रही थी, अदानी एंटरप्राइजेस भी आपको मूव दिखा रहा था, तो लॉजिस्टिक्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होते हुए दिख रहा है। ये मूव आप पकड़ कर चले। रेमंड में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, ये स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम है, 3% ऊपर है आज रेमंड, और अभी थोड़ी देर पहले एक फ्रेश स्पाइक भी रेमंड पर आपको आते हुए दिखा था। सुमित जी जरा देखिए रेमंड की चार्ट पर, यहाँ पर कोई BTST व्यू बनता है सर? रेमंड के अंदर तो पोजीशंस होल्ड करके चले। आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक 1000 प्लस के लेवल दिखाएगा। बीच बीच में छोटा मोटा करेक्शन, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। लोअर लेवल्स पे इसको वापस से सपोर्ट के पास एवरेज करना है। फिलहाल यहाँ पर पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें। इमीडिएट टारगेट 800 से 850 तक के होंगे और पोजिशनल लॉन्ग टर्म के टारगेट 1000 प्लस के होंगे। प्लस के लिए रेमंड पर रखनी है आपको नजर। BSE ये भी मूवमेंट में आ रहा है, वापस इसने चाल पकड़ी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 1-2 दिन पहले डिप हुआ था, फिर रिकवरी आई, अब वापस और मोमेंटम में है BSE। बंसल जी जरा चार्ट देखें 2200 के ऊपर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है BSE का, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है मुझे तो लगता है दीपांशु ये स्टॉक 3000 के पार निकलेगा। 3000 प्लस के यहाँ टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर और हल्की फुल्की करेक्शन में डिलीवरी सेगमेंट के अंदर BSE में खरीदारी की राय होगी। डिलीवरी लेकर बैठ जाएं BSE में। अभी देखिए स्पाइक आ रहा है, CDSL में भी थोड़ी मूव है। और शरद जी क्या राय रखते हैं सर? BSE CDSL दोनों काउंटर्स वन वे मूव में ही रहे हैं। अब तो LIC IPO के पहले और एक्साइटमेंट बढ़ रहा है कि कुछ और डीमैट अकाउंट खुलने वाले हैं, मार्च तक आने की तैयारी है, तो वापस एंट्री का समय आ गया सर इन स्टॉक्स में? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है देखिए हर चीज में एक पेस इफेक्ट होता है। अगर आप पिछले 3-4 सालों में जो नए अकाउंट एडिशन हुए उनका ब्रेकअप देखेंगे तो ज़्यादातर अकाउंट CDSL में ऐड हुए हैं, जिसका फ़ायदा CDSL के नंबर्स में और CDSL की परफॉर्मेंस में हमें दिखा है। और BSE में CDSL की वैल्यूएशन जो अनलॉक होती है उसका काफ़ी असर पड़ता है। तो मुझे लगता है हमने जो वैल्यूएशन चेक किया था उसके हिसाब से BSE इस लेवल्स पे फुल्ली वैल्यूड है। यहाँ से हमें ज़्यादा अपसाइड बिल्कुल दिखाई नहीं देती। CDSL में अगर थोड़ा और मोमेंटम जैसा आप बोल रहे हैं LIC वगैरह की वजह से आता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत और स्पेकुलेटिव मूव हो, बट अगर आप फंडामेंटल वैल्यूएशंस की बात करें तो मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक्स में यहाँ से ज़्यादा अप मूव की बिल्कुल जगह नहीं है।
तो ये है आपके लिए CDSL और BSE पर आए, थोड़े वैल्यूएशन के लिहाज से हाई हो गए, अप मूव लिमिटेड दिख रहा है अगर आप फंडामेंटल लिहाज से देखें। आई थिंक बंसल जी का भी कुछ व्यू है CDSL पर भी, बताएं सर। देखिए दीपांशु, CDSL को अगर आप देखें तो कंपाउंडिंग मशीन है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। टोटल अगर आप हिंदुस्तान के अंदर देखें तो लगभग 8-9 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जिसमें से 5.5 करोड़ CDSL के पास है। और LIC की अगर आप देखें तो पॉलिसी होल्डर की जो तादाद है वो 32 करोड़ 32 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। और सरकार ने बड़ा क्लियरली बोला है कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए इशू के अंदर जो है अलग से रिजर्वेशन होगा। तो आई एम सेंसिंग कि नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे, आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाए दीपांशु, बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाए तो भी 3-3.5 करोड़ अकाउंट नए CDSL ऐड करेगा। तो अगर आप रेट देखें किस रेट से 3-3.5 करोड़ अगर नए डीमैट अकाउंट CDSL ऐड करेगा, तो मुझे तो लगता है कि 15 से 20% का इजाफा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में CDSL में देखने को मिलेगा। तो एकदम सेफ बेट लगती है, कंपाउंडिंग मशीन है, मतलब 15 से 20% की रिटर्न 1.5 साल में तो देता ही है। अगर जल्दी दे दी 2-3 महीने में LIC के IPO के चलते, तो वो एक बोनेंजा हो जाएगा। तो इन स्तरों पर भी CDSL एक री-रेटिंग का कैंडिडेट है, इसमें निवेश की राय है। तो ये है आपके लिए CDSL, जहां पर बंसल जी का है पॉजिटिव व्यू। देखते हैं किस तरह की मूव आती है BSE CDSL। यहां पर दोनों में अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक्शन बनते हुए दिखा, पर बाजार पर बहुत ही सुस्ती वाला एक्शन है। वापस बैंक निफ्टी 38,750 पर आते हुए दिखा है, कुछ मूवमेंट नहीं दिखा रहा है इस समय। निफ्टी भी 50 पॉइंट फिसला है, 17,500 के लेवल पर आया है। फाइनल कुछ स्टॉक्स जहां पर नजर रखिए, एक जबरदस्त स्पाइक अभी आया है भारत रसायन पर। एक बार सुमित जी के पास चलें इसके चार्ट के लिए। सुमित जी, स्पाइक देखिए, थोड़ा बड़ा काउंटर है बट वर्टिकल मूव आ रही है भारत रसायन पर सर। 13,350 का अभी भाव है, कल का हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हुआ है, पोजीशंस होल्ड करें। BTST के तौर पे यहाँ आने वाले कुछ दिनों के लिए स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। वैसे स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी थोड़ा कम है और मूवमेंट भी स्लो देता है, लेकिन ये स्टॉक आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए, जिसमें 13,800 से लेकर 14,000 तक का मूव इमीडिएटली जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। और 14,000 का लेवल टूटा तो फिर और ऊपर का मूव आएगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 12,900 13,000 के पास है, तो 13,000 नीचे में सपोर्ट बनेगा 13,800 से 14,000 के टारगेट्स के लिए। 13,800 से 14,000 के टारगेट आ सकते हैं भारत रसायन। एलगी इक्विपमेंट, ये एक और काउंटर है जहां पर रखिए नजर, एक वर्टिकल स्पाइक इस पर भी आते हुए दिख रहा है। आइए, आखिरी कुछ मिनट बाकी है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय ठक्कर, कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, बताएं। दीपांशु, मार्केट में तो नोटा है मेरा एज ऑफ नाउ, बट देन मैं स्टॉक्स में एक थोड़ा फोकस करना चाहूंगा, बिकॉज मार्केट में अगर आप देखें तो हाई लेवल्स पर बिकवाली है। 600-625 के लेवल्स जो हमने सुबह भी बात की तो वो निकाल नहीं पा रहा है। ऑन द फ्लिप साइड 500-440 के लेवल जो होल्ड कर रहा है, तो काफी एक नैरो रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी आ चुका है। मतलब लोअर लेवल से बाय आ रहा है और हायर लेवल से सेलिंग भी आ रहा है, तो कुछ खास एक ट्रेंड नहीं बन रहा है वहां पे। बट स्टॉक स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि HUL का आप कॉल लेकर चले। 2300 के स्ट्राइक का जो इन द मनी कॉल है अभी ट्रेड कर रहा है करीब 48 पर दीपांशु, तो 48 पर आप खरीदे HUL का 2300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया बन रहा है कैश का ऑप्शन के हिसाब से। 300 का लॉस साइज है, डाउन साइड में जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो 36 का रहेगा। तो आप देखिए 12 पॉइंट का एग्रीस है, विच इज अराउंड 3600 रुपीज। ऊपर में जो टारगेट इसके बन रहे थी, पहला टारगेट इसका बनेगा 66 का 66 एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो 75 का। सो 66-75 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे HUL का इन द मनी कॉल ऑप्शन 2300 स्ट्राइक का। इंपॉर्टेंटली एक चीज ये है HUL में दीप, सारी FMCG स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, पॉजिटिव क्रूज देखने मिल रहा है। एंड HUL में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंपैरेटिवली, लो लेवल्स पे कंसोलिडेट किया है, बट वीकली पॉजिटिव क्लोज दे रहा है। आई मीन ये वीक में अगर आप देखें तो भले थोड़ा साइडवेज मूव है बट पॉजिटिव क्लोज दे रहा है, 2300 के लेवल्स के ऊपर बंद दे रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 2400-2450 नेक्स्ट वीक। तो 2400-2450 की तरफ जा रहा है HUL। थोड़ा डिफेंसिव रुझान इस समय बाजार का बनते हुए दिख रहा है। जय, एक बार जरा बैंक निफ्टी पर भी राय दें। 38,750 के नीचे इस समय फाइनल क्लोजिंग, देखते हैं किस लेवल पर आती है। क्या राय है बैंक निफ्टी पर? देखिए जो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल जो है फाइनल इसका सपोर्ट, आई मीन मैं फाइनल सपोर्ट शॉर्ट टर्म के हिसाब से वीकली एक्सपायरी के हिसाब से बता रहा हूँ, वो 38,500 का। आई मीन 38,750 38,800 के आसपास का सपोर्ट था। वहां से बैंक निफ्टी में हमें एक बाउंस देखने मिला आज मॉर्निंग में और 39,200-300 तक गया, अभी वहां से फेल हुआ, बट फिर से सपोर्ट दीप 38,500 के आसपास ये ले रहा है। सो
आई थिंक इफ दोज लेवल्स आर हेल्ड, बैंक निफ्टी में रिबाउंड देखने मिलेगा, मगर 38,500 को उठता है दीपांशु, तो आई थिंक वहां पे उसके नीचे आप अग्रेसिवली शॉर्ट्स भी कर सकते हैं, बिलो विच बैंक निफ्टी में लगभग 700 से 1000 पॉइंट का डाउनफॉल देखने मिलेगा। तो यह है आपके लिए बैंक निफ्टी 38,500 इस समय इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनते हुए दिख रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और नई वीकली एक्सपायरी की शुरुआत सुस्त नोट पर ही होती हुई दिखी है। कल बाजार ने थोड़ा मोमेंटम लूज करा था, आज भी पूरा दिन रेंज में रहने के बाद एंड में थोड़ी आपको सेलिंग आई है। ऐसा नहीं डेज लो पर निफ्टी बंद हो रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज्यादा बढ़िया रिकवरी वहां से हुई है। 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स की सुस्ती, 17,500 के करीब निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार। 38,750 के नीचे 250 पौने 300 पॉइंट के कट के साथ बैंक निफ्टी इस समय क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। मेटल्स ने थोड़ा सहारा जरूर दिया है, हिंडाल्को 2.5% ऊपर था, जिस तरह से ग्लोबली एल्यूमिनियम प्राइसेस पर पॉजिटिविटी बन रही है। टाटा स्टील नतीजों से पहले सपाट माइल्ड पॉजिटिव टेरिटरी में, जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ी खरीदारी, कच्चे तेल में बड़ा उछाल, ओएनजीसी एक्शन में रहा, एशियन पेंट्स में खरीदारी थी, डिवीज, सन फार्मा, एलएनटी, अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक और एचयूएल, यहां पर मूवमेंट आपने देखा। हीरो मोटोकॉर्प ब्रेकडाउन आज 2.5% नीचे बंद होते हुए, एसबीआई नतीजों से पहले ये भी सुस्त था, 2% नीचे। एनटीपीसी, एमएनएम, एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, कोटक, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर भी वीकनेस दिखी, तो निफ्टी को सहारा देने में यहां पर कोई आपको सपोर्ट नहीं मिला। टॉरेंट पावर नतीजों के बाद 7% उछला है ये काउंटर। हिंदुस्तान कॉपर 6% ऊपर यहां पर मूव आई है। चोला इन्वेस्टमेंट 4% ऊपर था। वेदांता, मैरिको, पीआई इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, डाबर, जेएसपीएल, माइंडट्री, एलएनटी इन्फोटेक, इंटरग्लोब, सेल और एम्फेसिस, कुछ और स्टॉक्स यहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी। बट वीकनेस गोदरेज प्रॉपर्टीज सुबह से ही कमजोर था, 10% नीचे खुला, थोड़ी रिकवरी इंट्राडे आई, अब वापस ऑलमोस्ट 10% नीचे ही गोदरेज प्रॉपर्टीज बंद हो रहा है। फर्स्ट सोर्स यहां पर भी कमजोरी, नतीजों के बाद 7% का बड़ा कट। कोरोमंडल इंटरनेशनल, सुमिजी की सेल कॉल, एसबीआई कार्ड्स, एमएनएम फाइनेंस 2 दिनों से लगातार 4% की गिरावट दिखाता है। हनीवेल ऑटोमेशन, इस पर थी कमजोरी। बैंक ऑफ बड़ौदा नतीजों से पहले ये भी सुस्त। इन्फो एज एक और खराब दिन इस काउंटर के लिए। जी एंटरटेनमेंट, इंडिया मार्ट, आरईसी, मैक्स फाइनेंशियल, बाटा और जीएनएफसी नतीजों से पहले ये भी एक काउंटर था जहां पर आपने सुस्ती बनती हुई देखी। कैश मार्केट में आइए, अंबिका कॉटन 20% का सर्किट लगा था। मैक्स फाइनेंशियल 15% ऊपर। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड 7.5% की तेजी। स्पंदना स्फूर्ति, सुमितोमो केमिकल 6% उछला। शारदा क्रॉपकेम एक और तेजी वाला दिन, 5.5% ऊपर ये काउंटर। फाइन ऑर्गेनिक्स, जमुना ऑटो नतीजों के बाद अच्छा एक्शन। लक्स इंडस्ट्रीज, कार्बोरेंडम, एलगी इक्विपमेंट, भारत रसायन, रत्नामणि मेटल, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने तेजी देखी। पर वेंकीज सुबह से ही कमजोर, 9% नीचे। अंबर एंटरप्राइजेस 6% की गिरावट। रैडिको खेतान, वेल्सपन इंडिया, टीम लीज, आवास फाइनेंसर्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, यहां पर आपने वीकनेस देखी। तो दायरे में वॉलेटाइल ट्रेड, अच्छी शुरुआत, पर उसके बाद हुए हैं बाजार सुस्त। डाउ फ्यूचर्स भी 1 पॉइंट पर 200-250 पॉइंट्स ऊपर था, अब सिर्फ 90 पॉइंट्स ऊपर आपको क्लोजिंग पर दिख रहा है। देखते हैं आज अमेरिका में क्या होता है। कल की भारी गिरावट के बाद नैस्डैक फ्यूचर्स, जहां पर कल भारी गिरावट थी, नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 1.25% ऊपर बंद हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का आज जुड़ने के लिए और हमें अपनी राय देने के लिए। किरण जी, शरद जी, मुदित जी और साथ ही सुमित जी, राकेश जी, कुणाल जी, आपका भी।